घने कोहरे में डूबी भूमि में एक खूबसूरत महिला जंजीरों में बंधी हुई थी, जबकि उसके चारों ओर आकृतियों का एक समूह बिना रुके अजीब मंत्रों का जाप कर रहा था। आज की रात ब्लड मून की रात थी। हर दिशा से विचित्र प्राणियों की परछाइयां उभरने लगीं और महिला के मदद के लिए चिल्लाने से पहले हर उस जगह पर बंद हो गईं जहां इंसान रहते थे। उसकी आंखों के ठीक सामने दो लंबे तंबू और दो विशाल पंखों वाला एक राक्षस प्रकट हुआ। जैसे ही वह हमला करने के लिए तैयार हुई, उसने बचाव की तलाश बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपनी संरक्षक तलवार को आगे बढ़ाते हुए अपने ऊपर बंधी बेड़ियों को तोड़ दिया। हुड वाली आकृतियों में से एक ने अपना हथियार भी निकाल लिया और सीलिंग अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए अन्य लोग एक एक करके उठे और दुष्ट ड्रैगन डेगनजैट को हमेशा के लिए कैद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसे भागने से रोकने के लिए एक विशाल ढाल बनाई और जानवर को धीरे धीरे बैरियर की ओर वापस खदेड़ दिया गया। लेकिन उसी क्षण लाठी चलाने वाला युवक बैरो अचानक गिर पड़ा। हर कोई चिंता में डूबा हुआ था, फिर भी अनुष्ठान जारी रखना पड़ा। हालांकि उनके बीच एकता के बिना और राक्षस की जबरदस्त शक्ति के साथ डेगनझोट ने सुरक्षा को तोड़ दिया और मुक्त हो गया। हीरो नाम का एक युवा लड़का, जिसे ढाल पकड़ने का काम सौंपा गया था, दुष्ट अजगर का निशाना बन गया। यह देखकर उसके पिता बैरो तुरंत अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। उसी क्षण हीरो के बाएं कंधे पर कट लगा। कुछ ही क्षण बाद डेगनझोट के क्रोध से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने पूरी भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। अन्यत्र एक अन्य समय में जब एक आदमी जंगलों से होकर और रेगिस्तानों को पार करके एक बड़े शहर तक पहुंचा, तो मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे ही गार्ड की नजर उस पर पड़ी और तेज ब्लेड उसकी पीठ पर बंध गया, गार्ड इतना डर गया कि उसने उस आदमी को बिना कोई सवाल के जाने दिया। शहर के अंदर एक जीवंत रात्रि बाजार पूरे शबाब पर था, जो उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। तभी एक युवा महिला उत्सव के मध्य में ऊपर से छलांग लगाई और घोषणा की कि नंबूको आ गया है। फिर उसने एक शानदार सेना और सुंदर गाड़ियों के जुलूस को बुलाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। नंबूको नामक व्यक्ति अपनी गाड़ी के ऊपर प्रभावशाली ढंग से बैठा। फिर उसने अपने अनुयायियों को नीचे बैठे लोगों की ओर सिक्के उछालने का आदेश दिया, मानो उन्हें दान दे रहा हो। हीरो ने देखा कि जबकि अधिकांश भीड़ उत्सुकता से नंबूको की पूजा कर रही थी और सिक्कों के लिए हाथापाई कर रही थी, पास की गली में छिपे एक लड़के ने उस व्यक्ति के प्रति अवमानना के अलावा कुछ नहीं दिखाया और जोर देकर कहा कि बिखरे हुए प्रत्येक सिक्के नंबूको द्वारा लोगों से चुराए गए पैसे थे। हालांकि बच्चे ग्रैंड ट्रोआ नामक किसी चीज को लेकर कहीं अधिक उत्साहित थे। नंबूको का एक खजाना, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह असीमित धन, भोजन और दिल की हर तरह की इच्छा प्रदान करता है। बच्चों में से एक लड़का ग्रैंड ट्रोआ के बारे में सुनकर इतना रोमांचित हो गया कि वह तुरंत समूह से अलग हो गया, वयस्कों की भीड़ में फिसल गया और चुपचाप एक गाड़ी पर चढ़ गया। बाजार के एक कोने में एक आदमी ड्रैगन स्लेयर बैज बेचने के प्रयास में मनुष्यों और दुष्ट ड्रैगन के बीच प्राचीन युद्ध की कहानी, डलहाबाट की किंवदंती बता रहा था, जबकि शहरवासियों ने संदेह के अलावा कुछ नहीं दिखाया। हीरो का मानना था कि बैज का वास्तविक मूल्य है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक लड़के ने बैज छीन लिया और उसे चुराने की कोशिश की। दुर्भाग्य से छोटे चोर के लिए व्यापारी के आदेश पर एक बड़ा जानवर तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। यह देखकर कि युवा जेबकतरे से निपटा जाने वाला है, हीरो ने अंततः अपनी तलवार निकाली और उस जानवर पर तान दी। उसने बैज के भुगतान के रूप में व्यापारी को एक सोने का सिक्का दिया और ऐसा करते हुए लड़के को भी बचा लिया। छोटे चोर ने कोई भी कृतज्ञता नहीं दिखाई। सच तो यह है कि बैज चुराना केवल ध्यान भटकाना था। उनकी वास्तविक योजना लड़ाई शुरू करने और अराजकता का उपयोग करके बटुए छीनने की थी। अंत में जब हीरो का ध्यान कहीं और था, लड़के ने डलहलबाट बैज चुरा लिया और बोल्ट लगा दिया। अपने ठिकाने पर वापस आकर बच्चों के गिरोह ने अपनी असफल पॉकेटमारी योजना पर शोक व्यक्त किया और सब कुछ बर्बाद करने के लिए तलवारबाज को दोषी ठहराया। फिर बिना किसी चेतावनी के हीरो कहीं से प्रकट हुआ और अपना बैज पुनः प्राप्त कर लिया। उनका तमाशा बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, बच्चों ने बैज वापस लेने का निश्चय करते हुए अपने अपने हथियार निकाल लिए। एक झटके में हीरो ने खिड़की से गोली मार दी और रात में गायब हो गया, जिससे युवा चोर हताशा से भर गए। शहर के दरवाजों के बाहर हीरो का चित्र लिए हुए एक लंबा आदमी उसके ठिकाने की तलाश कर रहा था। उनके साथी पलूपा ने पुष्टि की कि यह वास्तव में वह स्थान है जहां हीरो रह रहा था।
दृश्य दूसरी इमारत में स्थानांतरित हो गया, जहां नंबुको शहर के स्वामी के साथ भोजन कर रहा था। उसने अपनी सेना और अपने ड्रैगन का उपयोग करते हुए प्रभु से सभी जादूगर खरीदने का प्रस्ताव रखा। सिटी लॉर्ड को चिंता थी कि इस तरह के सौदे से कीमतों में बदलाव के कारण लोगों में अशांति फैल जाएगी, लेकिन नंबुको ने कोई चिंता नहीं दिखाई। धमकियों के बाद आया मीठा ऑफर। नंबुको ने ग्रैंड ट्रोआ का खुलासा किया और मैजिकाइट के पूरे स्टॉक के लिए उसकी एक इच्छा का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब वे गहरी और सुखद बातचीत कर रहे थे, ऊपर से किसी ने चुपचाप ग्रैंड ट्रोआ पत्थर चुरा लिया था। फिर भी नंबुको ने कोई चेतावनी नहीं दिखाई। उनके अधीनस्थों ने आसानी से छोटे चूहे को पकड़ लिया, जो गिरोह के बच्चों में से एक निकला। आधी रात में हीरो छतों पर दौड़ रहा था और युवा चोर उसका पीछा कर रहे थे। उनकी चंचल खोज के बीच में चोरों के नेता को खबर मिली कि उनके समूह के लड़के पेशाते को ग्रैंड ट्रोआ चुराते समय पकड़ लिया गया है और भोर में उसे मार दिया जाएगा। बच्चों ने तुरंत हीरो को छोड़ दिया और भाग गए। अगली सुबह शहरवासी नंबुको के आदमियों को पेशाते के अपराधों की घोषणा करने और उसकी फांसी की तैयारी सुनने के लिए बड़े चौराहे पर एकत्र हुए। युवा चोर क्रोधित थे, लेकिन इतनी विशाल सेना के सामने शक्तिहीन थे। उसी समय हीरो भीड़ से बाहर आया और उसने घोषणा की कि वह लड़के को बचाने का मिशन लेगा। अपने वचन के अनुसार हीरो तुरंत आगे बढ़ा और खुलेआम फांसी के आदेश की अवहेलना की। एक पल में लाल सैनिकों की एक रेजिमेंट हमला करने के लिए आगे बढ़ी। हीरो ने अपने नंगे हाथों के अलावा किसी और चीज का उपयोग नहीं करते हुए अपनी बिजली की गति से सैनिकों को तेजी से भेजा। जब नंबुको के जादू चलाने वाले अधीनस्थ ने जादू चलाया, तो हीरो ने अंततः खुद का बचाव करने के लिए अपनी तलवार खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने उसका चित्र बनाया, वह यह जानकर भयभीत हो गया कि उसके हाथ में जो कुछ था वह एक साधारण फल छीलने वाले चाकू से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही वह खतरनाक सैनिकों से घिरा हुआ था, वह व्यक्ति जो हीरो की तलाश कर रहा था घटनास्थल पर पहुंचा और उसे बचाने के लिए घेराबंदी तोड़ दी। अफरा तफरी में पेशाते को युवा चोरों ने समय रहते मुक्त कर दिया। उस व्यक्ति ने हीरो के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाई, जिससे हीरो की त्वचा बेचैनी से रेंगने लगी। पालूपा ने हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दुष्ट ड्रैगन डेगनजोट को मारने के लिए भागने से पहले उसने तलवार चलाने का पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं लिया था। उस समय नंबुको के अधीनस्थ ने उन तीनों से निपटने के लिए ग्रैंड ट्रोआ को बाहर निकाला। तुरंत हीरो की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने इसे अपने पिता की पवित्र सीलिंग कलाकृति के रूप में पहचाना और तुरंत इसे वापस लेने का संकल्प लिया। उसके साथी ने भी अपनी तलवार निकाल ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। ग्रैंड ट्रोआ को प्रकट होते देखकर भीड़ भयभीत हो गई, क्योंकि अधीनस्थ अपनी शक्ति का उपयोग 3 बाहरी लोगों के खिलाफ अपने हमलों को बढ़ाने के लिए कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, किसी चीज ने उसे वापस अधीनस्थ की ओर मोड़ दिया। ठीक उसी समय अखाड़े के केंद्र में एक अजीब और भयानक परिचित निशान दिखाई दिया। हीरो ने तुरंत पहचान लिया कि यह दुष्ट ड्रैगन डेगनजाट है। नंबुको और उपस्थित सभी लोग इस विश्वास से परे स्तब्ध थे कि दुष्ट अजगर इतने समय के बाद भी जीवित था। कुनान महाद्वीप पर तलवार और जादू टोना का शासन है। 3 शक्तिशाली राष्ट्र शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं: सेंट अमोरिया का राज्य, इशेल्फेन का राज्य और वान लोडिस का राज्य। उनकी ताकतें बिल्कुल मेल खाती हैं, और यदि कोई असंतुलन पैदा होता है तो निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में लेने वाला युद्ध होगा। इसके अलावा यह भूमि एक दुष्ट ड्रैगन को आश्रय देती है, जिससे सभी डरते हैं। डेगनजैट अंधेरे से पैदा हुआ एक राक्षस जो सब कुछ जला देता है और मानव आत्माओं को खा जाता है। जैसे ही हीरो की नजर डेगनजैट पर पड़ी, उसके बाएं कंधे पर पुराना घाव भयंकर दर्द से भर गया और उस प्राणी के प्रति घृणा की बाढ़ आ गई जिसने उसके माता पिता को मार डाला था। वह अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा, लेकिन ड्रैगन द्वारा इस्तेमाल की गई किसी अज्ञात शक्ति से वह तुरंत स्तब्ध हो गया। जबकि बाकी सभी लोग डर के मारे सहमे हुए थे, नंबुको दुष्ट अजगर पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। जिसने भी भागकर उस पर हमला करने की कोशिश की, उसे उसके अधीनस्थ ने रोक दिया। जैसे ही तीरों की एक बौछार हीरो और उसके साथी की ओर उड़ी, दुष्ट ड्रैगन डेगनजाट ने सभी उम्मीदों के विपरीत उन्हें बचाने के लिए अपने पंख फैला दिए। एक एक करके नंबुको की सेनाओं को उड़ते हुए भेजा गया। लोग दहशत में तितर-बितर हो गए और पलूपा भीड़ के साथ तेजी से भाग गई। लेकिन अपनी शक्ति के प्रदर्शन के तुरंत बाद दुष्ट अजगर अंधेरे में विलीन हो गया और गायब हो गया, जिससे आकाश एक बार फिर साफ और नीला हो गया। यह देखकर शहर के स्वामी क्रोध से भड़क उठे और नंबुको पर डेगनजोट को बुलाने का आरोप लगाया। नंबुको केवल दुष्ट प्रसन्नता से मुस्कुराया। वह जिस चीज की सबसे ज्यादा चाहत रखता था वह डर था।
और लोग डैगन जोट से डरते थे। यह डर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह और उसके लोग लाभ के लिए शोषण करेंगे। नगर स्वामी इस भयानक व्यापारी के विकृत दिमाग से भयभीत होकर अवाक रह गया। विनाशकारी घटना के बाद शहर में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। हीरो को उसके रिश्तेदार जिरु द्वारा युवा चोरों के ठिकाने पर ले जाया गया ताकि वह आराम कर सके और अपने घावों से उबर सके। फिर जिरु ने बच्चों को सच्चाई बताई। 10 साल पहले हीरो के पिता कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड बैरो थे और उनकी मां किस्मतित थीं। साथ में उन्होंने डेगन जोट को बंद करने की कोशिश की थी, जिसके कारण बाल बागोआ में त्रासदी हुई। दोनों ने सीलिंग के लिए 3 राज्यों के बीच बफर जोन को चुना था। ऐसे समय में जब तीनों राष्ट्र दुष्ट अजगर से इतने भयभीत थे कि कोई भी इस अनुष्ठान को अपनी सीमाओं के भीतर होने की अनुमति नहीं देता था। किस्मत की महान आत्मा को ड्रैगन को लुभाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर बैरो की सीलिंग कलाकृतियां, किस्मतिट की छाया तलवार, हीरो का पवित्र दर्पण और सील करने के लिए 100 काले जादूगरों की संयुक्त जादुई शक्ति आई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अनुष्ठान सफल हो गया था। सच में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर हीरो के माता पिता और सभी जादूगर डैगन जोट की आत्मा को भस्म करने वाली लपटों में जल गए थे। कभी वापस न लौटने के लिए दुष्ट अजगर स्वयं छिपकर भाग गया था और तब से छिपा हुआ है। जैसे ही जुरू ने कहानी खत्म की, हीरो अपनी लंबी कोमा से जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने दुष्ट ड्रैगन डेगन झोट को मारने के अपने अटूट संकल्प की घोषणा की। अपने माता पिता का बदला लेने के लिए उसने जन्म से ही जिरु के अधीन प्रशिक्षण लिया था। बच्चों को अचानक ग्रैंड ट्रोआ और उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति याद आ गई। निश्चित रूप से यह दुष्ट अजगर को हरा सकता है। हीरो सहमत हो गया। इसके हाथों में वे डैगन झोट के अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। समस्या यह थी कि ग्रैंड ट्रोआ एक हथियार विक्रेता नंबुको का था, जो खुद को समृद्ध करने के लिए सबसे ऊपर युद्ध और मृत्यु चाहता था। वह जहां भी गया, लोगों की आजीविका सूख गई और नष्ट हो गई। नंबुको की वास्तविक प्रकृति के बारे में जानने से हीरो के भव्य सेना को पुनः प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प को बल मिला। जुरू को लगा कि योजना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह हीरो के साथ मिशन पर निकलने के लिए दरवाजे से बाहर चला गया। जब पलूपा को पता चला कि हीरो ने डलहबर्ड बैच पर एक पूरा सोने का सिक्का खर्च किया है, तो वह मौके पर ही लगभग बेहोश हो गया। एक बेकार नकली सिक्के के बदले में एक पूरा सोने का सिक्का। पालूपा को अपना आपा खोते देख हीरो ने तुरंत जुरू को पकड़ लिया और वे दोनों वहां से खिसक गए। इस बीच नंबुको के निवास पर एक अधीनस्थ केवल यह जानने के लिए पहुंचा कि मालिक पहले ही डेढ़ विश्व भूमि के लिए प्रस्थान कर चुका है। अधीनस्थ शारिशारू ने तुरंत नंबुको से संपर्क कर उसे डांटा, लेकिन नंबुको ने उसे बस एक काम सौंपा, उसे ढूंढना जिसकी डेगन जॉर्ड ने रक्षा की थी। शहर के बाहर समूह खाने के लिए कुछ लेना चाहता था, लेकिन हर कोई जानता था कि दोनों व्यक्तियों की प्रतिष्ठा परेशानी का कारण बन सकती है और इसीलिए कोई भी स्थानीय लोग कुछ भी नहीं बेचेंगे। तभी एक बिल्ली के कान वाली लड़की कहीं से प्रकट हुई और उन्हें दोपहर के भोजन के लिए अपनी दुकान में ले गई। भोजन के दौरान उसने लापरवाही से बताया कि वह पहले से ही जानती थी कि हीरो बीरो का बेटा है, जिसने तुरंत उन तीनों को सतर्क कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उस पर कितना दबाव डाला। एरिन ने एक और शब्द कहने से इनकार कर दिया और तेजी से मुड़कर चली गई। पूरे दिन शहर में घूमने के बाद उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे तीनों आराम करने के लिए युवा चोरों के ठिकाने पर लौट आए। नेता अभी भी गुस्से से उबल रहा था, लेकिन यह याद करते हुए कि उन्होंने उसके दोस्त को बचा लिया था, वह अनिच्छा से उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो गया। अगली सुबह जुरू ने अपने आतिथ्य के लिए धन्यवाद के संकेत के रूप में सभी के लिए एक भव्य और खूबसूरती से प्रस्तुत भोजन तैयार किया। भोजन के बाद यह देखकर कि हीरो अभी भी ग्रैंड ट्रोआ को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ था, जुरू ने आपत्ति जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि हीरो को एक योग्य तलवारबाज बनने से पहले और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और अपनी वर्तमान स्थिति में वह कुछ भी पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। यह तय होने के बाद पूरा समूह प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक बंजर भूमि की ओर चला गया। पहला सबक था कीचड़ से लड़ना। हीरो ने सोचा कि यह काम बेहद आसान है और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार घुमा दी, लेकिन छोटा कीचड़ सहजता से चकमा देकर भाग गया। फिर 2-3 और कातिलों ने उसे घेर लिया। हालांकि वे घातक नहीं थे, फिर भी उनके चिपचिपे अवशेषों में ढक जाना पूरी तरह से अप्रिय था। दूर से पलूपा ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि हीरो के पास तलवार चलाने की बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। जुरू ने बहस नहीं की। उसने हीरो पर नजर रखने के लिए पालूपा को पीछे छोड़ दिया और पैसे के लिए राक्षसों का शिकार करने चला गया।
मैदान के दूसरी ओर हीरो अभी भी स्लाइम्स से कुश्ती लड़ रहा था और एक भी स्लाइम्स को हरा नहीं पाया था। वह वापस उस ओर घूम गया जहां पलूपा खड़ा था और उसने एक पृथ्वी अजगर को उनकी ओर लपकते हुए देखा। हीरो तुरंत 1 अरब गुना अधिक उत्साहित हो गया जितना वह कभी कीचड़ से लड़ रहा था और सीधे उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी अर्थ ड्रैगन ने हमला नहीं किया। इसने बस अपना मुंह खोला और अंदर सफेद बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की को प्रकट किया। जैसे ही वे हतप्रभ होकर खड़े हो गए, लड़की अजगर के मुंह से बाहर निकल गई और पृथ्वी अजगर तेजी से मुड़ा और चला गया। फिर बिना किसी चेतावनी के लड़की ने हीरो के दिल की धड़कन महसूस करने के लिए उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हीरो केवल असमंजस में घूरता रह गया। उसे कुछ भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। पालूपा और हीरो हतप्रभ होकर घूर रहे थे जब लड़की ने जादू की छड़ी पकड़ रखी थी और बकवास कर रही थी। उसने अपना परिचय सेराटो के रूप में देते हुए कहा कि वह वहां जाना चाहती है जहां हीरो रहता है। न तो पालूपा और न ही हीरो को जरा भी अंदाजा था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था। तभी जुरू राक्षसों का शिकार करके लौटा और एक अजीब लड़की को हीरो से चिपकी हुई देखकर बिल्कुल दंग रह गया। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। अपने युवा मालिक को किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सेराटो ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो उसने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा हो। वह जमीन पर पत्थरों के खूबसूरत रंगों को लगातार निहारती रही और यहां तक कि उनके साथ बातें भी करती रहीं। यह देखकर वे तीनों तुरंत सहमत हो गए कि इस लड़की के सिर में स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है और वे चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे। हीरो ग्लानि के भाव से उसकी ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन जूरी सदस्य के आग्रह पर उसने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ गया। ठिकाने पर वापस हीरो उस अजीब लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। टोमेट ने देखा और उससे कहा कि अगर वह चाहे तो उससे दोस्ती कर ले। उनके युवा चोरों के गिरोह का कोई परिवार भी नहीं था, फिर भी वे दोस्त बन गए थे और ठीक ठाक साथ रहते थे। हीरो ने यह सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। शहर के बाहर शेरे शारू ने हीरो के किसी भी निशान की तलाश में अपने सैनिकों को बाजार में घुमाया था। जब पारंपरिक तरीके बेकार साबित हुए तो उसने अपना दर्पण निकाला और जादू कर दिया। लेकिन हीरो का स्थान अभी भी सामने नहीं आया, जिससे उसे अपनी क्षमताओं पर गहरा संदेह हुआ। एक ऐसी जगह पर जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अनोखी सेराटो शहर में घूम रही थी। उसकी आंखें अपने आसपास की सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उत्सुकता से भरी हुई थीं। सीन कहीं और शिफ्ट हो गया। डेड विश भूमि में नंबूको ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे शाही दरबार में दुष्ट ड्रैगन डैगन झोट के फिर से प्रकट होने की रिपोर्ट करें, अफवाह फैलाने और दुनिया को और भी अधिक अराजकता में डुबाने की तैयारी कर रहे थे। मनहूस व्यापारी ने भी लगातार अपने लोगों को आने वाले दिनों में जादुई पत्थरों की खरीद और उत्पादन में तेजी लाने का काम सौंपा। उसके बाद उन्होंने एक निश्चित डॉक्टर से संपर्क किया और मांग की कि वह तीनों पड़ोसी राज्यों में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी से नए हथियार विकसित करें। नंबुको के साथ कॉल समाप्त करने के बाद डॉक्टर ने अपने कमरे के कोने की ओर देखा जहां सेराटोस के समान एक जादुई छड़ी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े का उससे कोई संबंध था। उस शाम सेराटो को अपने दरवाजे पर पाकर हर कोई हैरान रह गया। उसने किसी तरह उनके ठिकाने का पता लगा लिया था। उसने यहां तक घोषित कर दिया कि जहां हीरो रहता था वहीं उसका घर भी था, जिससे हीरो बहुत असहज हो गई, जबकि बच्चे बस यही सोचते थे कि वह अपने दिमाग से बाहर हो गई है। बच्चों और पालूपा के लगातार चिढ़ाने के बावजूद हीरो ने अंततः अपने समूह में एक और सदस्य का स्वागत करने का फैसला किया और तुरंत उसके रहने के लिए जगह की व्यवस्था की। अगली सुबह जुरू और पलूपा पैसे के लिए राक्षस की लूट को बेचने के लिए निकले। हीरो आज उनके साथ नहीं गया। इसके बजाय वह साराटो को प्रशिक्षण के लिए कीचड़ क्षेत्र में ले गया था। हीरो बहुत निराश था, लेकिन जुरू ने स्पष्ट कर दिया था कि अपना प्रशिक्षण पूरा किए बिना दुष्ट अजगर से लड़ाई नहीं होगी। सेराटो चुपचाप मुस्कुराई जब उसने उसे काफी देर तक चिल्लाते और क्रोधित होते देखा। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक ऊपर से एक भेड़िया जैसा राक्षस प्रकट हुआ जो उन दोनों को मारने पर आमादा था। हीरो ने अपनी तलवार पकड़ ली और हमला किया, लेकिन वह आसानी से उड़ गया। भेड़िया प्राणी सेराटो की ओर बढ़ा। यह देखकर हीरो ने खुद को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए मजबूर किया और फिर से उस पर झपटा। बदले में भेड़िए ने उस पर हमला किया, लेकिन उसी क्षण भेड़िए ने हीरो के ब्लेड पर अपना सिर ठोक दिया और गिर गया। यह मर चुका था। एक बार जब खतरा टल गया, हीरो सेराटो की जांच करने के लिए दौड़ी,
तो पाया कि वह पूरे समय अपनी आंखें खुली करके सो रही थी और उसे पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। उसके कंधे पर घाव को देखकर उसने उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए अपने जादू का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ऐसी शक्ति को देखकर हीरो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और उसकी असली पहचान के बारे में उसका संदेह और गहरा हो गया। इसे एक तरफ रखते हुए हीरो जल्दी से भेड़िया राक्षस को सेराटो के साथ शहर में वापस ले गया, जहां उन्होंने इसे एक सोने के सिक्के के बदले में बदल दिया। जैसे ही वे सड़कों से गुजरे, उन्हें एक परेशान करने वाला दृश्य दिखा। पुरुषों को बांधकर घसीटा जा रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि शहर के स्वामी ने आम लोगों को पत्थर की खदान में काम करने के लिए बाध्य करने का आदेश जारी किया था। बच्चों को अपने पिताओं से छीन लिए जाने पर रोते हुए देखकर हीरो एक बार फिर आम लोगों की रक्षा के लिए धर्मी क्रोध के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसे तेजी से पीटा गया और बेहोश कर दिया गया और बाकी लोगों के साथ खदान में खींच लिया गया। दूसरी ओर सेराटो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय रोते हुए बच्चों को गले लगाने और उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा। जब तक पलूपा और टोमेट पहुंचे, तब तक लोगों को पहले ही ले जाया जा चुका था और केवल सेराटो ही रह गया था। शाम तक हीरो को अन्य लोगों के साथ जेल की कोठरी में डाल दिया गया था। उसकी तलवार जब्त कर ली गई थी। कोठरी में मौजूद अन्य लोगों से उसे पता चला कि खदान में भेजा गया कोई भी व्यक्ति मृत समान था। हीरो ने उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सभी बस मरने का इंतजार कर रहे थे। बाहर चारिशारू अभी भी उसे ढूंढने के लिए अपने दर्पण का उपयोग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं कर सकी। सौभाग्य से उसके सैनिकों को खबर मिली कि हीरो को शहर के स्वामी की संपत्ति में रखा जा रहा है। संपत्ति पर किसी के लिए अज्ञात रास्ते से। टोमेट ने हीरो को बचाने के लिए अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। सेराटो उसके पीछे चल रहा था, किसी अज्ञात बिंदु पर उसका पीछा कर रहा था। अपने सेल में हीरो पहले से ही डल हलबार्ड बैच का उपयोग बाहर निकलने के लिए कर रहा था। संपत्ति में कहीं और शहर का स्वामी गुस्से में नंबुको को उसे बहुत दूर धकेलने के लिए कोस रहा था। तभी दीवार के भीतर से एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने तुरंत अपनी पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ संदूक खोला, लेकिन यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी सामग्री गायब हो गई थी। दूसरे कमरे में टोमेट ने अपना पुरस्कार रखा। यह इस बात का सबूत था कि शहर का स्वामी राजा के धन का गबन कर रहा था। लड़के ने इसे उत्तोलन के रूप में इस्तेमाल किया और भगवान से नीचे कैद सभी आम लोगों को रिहा करने की मांग की। शहर के स्वामी ने कोई डर नहीं दिखाया, क्योंकि कमरे के चारों ओर तैनात गार्ड पहले ही उन्हें जब्त करने और खाता वापस लेने के लिए दौड़ पड़े थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जुरू और पलूपा खिड़की के माध्यम से पहुंचे, सहजता से बही खाता वापस छीन लिया और बातचीत जारी रखी। अंत में नगर स्वामी को नरम पड़ना पड़ा। हीरो और आम लोगों को रिहा कर दिया गया और वे सुरक्षित घर लौट आए। रात होते होते शारिशारू अंततः हीरो के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन वह एक कदम बहुत देर कर चुकी थी। वह पहले ही सुरक्षित निकल चुका था। यह सिर्फ हीरो नहीं था, आम लोगों को भी मुक्त कर दिया गया था और कई परिवार अंततः फिर से एकजुट हो गए। उन्हें गले मिलते देख हीरो को अपने माता पिता के बारे में याद आया और दुष्ट ड्रैगन डैगन झोट को मारने का उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। दिन खत्म करने के लिए वे जल्दी से अपने परिचित ठिकाने पर लौट आए, इस बात से अनजान कि दूर से एरेन अभी भी उन्हें देख रहा था। आज शारिशारू ने जंगल के गर्म झरनों का आनंद लेने के लिए शहर से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक राक्षस इलाके में छिपा हुआ है। उसने तुरंत अपना आराम त्याग दिया और प्राणी से निपटने के लिए तैयार हो गई। शहर में जिरू एक समर्पित गृहिणी की छवि थी, जो बाजार में खरीदारी करती थी, सामग्री खरीदती थी और पूरे समूह के लिए खाना बनाती थी। हीरो को भोजन देखने में बिल्कुल डरावना लगा, लेकिन बच्चे, जिनके पास खाने के लिए शायद ही कभी कुछ था, उन्होंने इसे एक अत्यंत स्वादिष्ट भोजन माना। भोजन के बाद जीरू ने तुरंत हीरो को अपने साथ प्रशिक्षण के लिए आने के लिए कहा और अब से यह केवल वे दोनों ही होंगे। किसी अन्य को साथ टैग करने की अनुमति नहीं थी। रास्ते में सेराटो उनका पीछा करता रहा। कोई अन्य विकल्प न होने पर हीरो ने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे दे दिया ताकि वह बाजार का पता लगा सके, और तभी वह चला गया। बाजार में घूमते समय एरिन एक बार फिर प्रकट हुई, सेराटो से परिचित होने का अभिनय करती हुई और उसे चारों ओर घूमने की पेशकश करती हुई। सेराटो को समझ नहीं आया और वह बस उसे घूरता रहा। बंजर भूमि पर जिरू एक बार फिर हीरो को कीचड़ क्षेत्र में ले आया। इस बार हीरो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने विरोध करते हुए मांग की कि उसे वास्तविक राक्षस शिकार पर ले जाया जाए। इस बीच एरेन सेराटो को एक गर्म झरने की धारा तक ले गया था, जो चोटों को ठीक करने
और ठीक करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। दोनों ने इस बात पर ध्यान दिए बिना बातें की कि चारिशारू भी वहां था, सुखदायक पानी का स्वाद ले रहा था। मुख्य पात्रों के साथ साथ पलूपा और टोमेट भी अपने मिशन पर थे, पैसे के लिए राक्षसों का शिकार कर रहे थे। हीरो और जुरू अभी भी प्रशिक्षण के बारे में बहस कर रहे थे, जबकि लड़कियां अपने कपड़े उतारकर झरने में चली गईं। शारू शारू चट्टानों के पीछे खड़ा चुपचाप उनकी बेकार की बातें सुन रहा था। कीचड़ के जंगल में जुरू ने बहुत अधिक अधीर होने के लिए हीरो की स्पष्ट रूप से आलोचना की। उसके पास भव्य त्रोआ को पुनः प्राप्त करने की भी ताकत नहीं थी। किसी राक्षस या दुष्ट ड्रैगन डेगंजाट को मारने की बात तो दूर की बात थी। उन्होंने हीरो को याद दिलाया कि बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल किए बिना बड़ी चुनौतियों की ओर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। आलोचना सहन करने में असमर्थ हीरो ने तुरंत अपनी तलवार पकड़ ली और हमला कर दिया। हॉट स्प्रिंग्स पर वापस एरेन ने सेराटो से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सेराटो ने हमेशा यथासंभव अस्पष्ट तरीके से उत्तर दिया। हालांकि जैसे ही सेराटो हीरो के नाम का उल्लेख करने वाला था, एरेन ने उसे चुप कराने के लिए तुरंत उसे पानी के नीचे धकेल दिया। फिर भी शारू के तेज कानों ने कुछ संदिग्ध चीज पकड़ ली और वह तुरंत जांच करने के लिए करीब चली गई। उन सभी ने जल्दबाजी में कुछ शब्द बोले, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। बातचीत फिर से उपचार के झरने तक ही सीमित हो गई, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह एक खतरनाक राक्षस का घर है जो कभी कभार दिखाई देता है। सेराटो ने एक बार फिर हीरो के नाम का उल्लेख किया, लेकिन सौभाग्य से शारीशरू को इतना चक्कर आ गया था कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा सका। दूसरी ओर हीरो जिरू के साथ बहस कर रहा था, लेकिन निसंदेह उस आदमी से उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब पलूपा और टॉमन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीरू ने जीरू को खून से लथपथ और घायल अवस्था में जमीन पर गिरा दिया था। जब हर कोई घबरा गया तो जीरू ने शांति से उनसे कहा कि वे जीरू को उपचार के झरने में ले जाएं। जंगल के किनारे पर नंबूको के सैनिकों की एक टुकड़ी ने पहले ही स्थिति ले ली थी, जो कि शारू द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार थी। निश्चित रूप से सैनिकों ने जुरू को हीरो को जंगल में ले जाते हुए देखा। गर्म झरनों पर तीनों लड़कियां तेजी से पानी से बाहर निकल आईं। वे सेराटो के पास मौजूद सोने के सिक्के के बारे में बात करने लगे और एरिन ने झूठ बोलने की कोशिश की और दावा किया कि यह सेराटो की प्रेमिका की ओर से एक उपहार था। जब वे बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें दूर चट्टानों के पीछे से अजीब सी आवाजें आती सुनाई दी। जुरू का समूह हीरो की चोटों को ठीक करने और स्नान करने के लिए झरने पर आया था। इसके अलावा जिरू उन्हें अपनी किस्मत का परीक्षण करने और यह देखने के लिए यहां लाया था कि क्या राक्षस प्रकट होगा, क्योंकि उस पर इनाम था। जिरू ने बताया कि उसका हीरो को गंभीर चोट पहुंचाने का कभी इरादा नहीं था। वह केवल यह देखना चाहता था कि लड़का वास्तव में कितना दृढ़ था, और यह पता चला कि हीरो उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर था। थोड़ी देर तक भीगने के बाद हीरो के घावों में अंततः सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे। दूरी में प्रत्येक लड़की का अपना एजेंडा था। एरिन ने तुरंत शारीशरू का ध्यान भटकाने की कोशिश की। हालांकि शारीशरू ने बातचीत का जवाब दिया, लेकिन वास्तव में वह अभी भी गुप्त रूप से समूह का निरीक्षण कर रही थी। शारीशरू ने उल्लेख किया कि वह हीरो नाम के किसी व्यक्ति को खोजने के मिशन पर थी। यह सुनकर सेराटो ने कहा कि वह उसे जानती है। हीरो के ठिकाने की सुरक्षा के लिए हारून ने तुरंत उन दोनों को पानी के अंदर धकेल दिया। तट पर नंबुको के सैनिक शारीशरू के संकेत की प्रतीक्षा में स्थिति में आ गए थे। चट्टानों के पीछे टोमेट ने हीरो के कंधे पर निशान देखा। जिरू ने बताया कि यह बालबागुआ में हुई त्रासदी से था। उस समय बैरो ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। यही एकमात्र कारण था कि हीरो बच गया था। हीरो अब जाग गया था, लेकिन उसकी आवाज जल्दी ही शारू और एरेन दोनों के कानों तक पहुंच गई। अपने लक्ष्य की पुष्टि करने के बाद शारू ने तुरंत अपनी उंगलियां चटका दी। गुफा के भीतर एक राक्षस उभरने लगा। जिरू ने इस क्षण हीरो से अपने की के लिए माफी मांगी और अपना तर्क समझाया। हीरो ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया और सच्चे मनोरंजन के साथ मुस्कुराने लगा। गुफा के अंदर सैनिक अपनी लाठियों से पानी पर वार कर रहे थे और राक्षस को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर जैसे ही हीरो का समूह बातचीत के बीच में था, प्राणी अंततः प्रकट हो गया। शारू ने छलांग लगाई और राक्षस को हीरो को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन इसके बजाय प्राणी मुड़ा और सेराटो को पकड़ लिया। खतरे को भांपते हुए एरिन तुरंत घूमी और बोल्ट लगा दिया। गर्म पानी के झरने में राक्षस ने न केवल तसुराडो को छीन लिया, बल्कि शारू को भी पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। सुरादो को पकड़ा हुआ देखकर हीरो चिंता में डूब गया। जीरू ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जीव को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया।
भीषण संघर्ष के बाद जीरू ने राक्षस को मार डाला। हीरो ने पानी में खोजबीन की और अंततः सेराटो को पाया, जिसके हाथ में अभी भी वह सोने का सिक्का था जो उसने उसे दिया था। कठिन परीक्षा के बाद समूह ने इनाम के लिए अपनी हत्या की ओर रुख किया, लेकिन केवल यह बताया गया कि ऐसा कोई इनाम कभी पोस्ट नहीं किया गया था। पूरी चीज एक सेटअप थी। फिर भी विशाल ऑक्टोपस राक्षस को कई व्यापारियों ने खरीदा था, जिन्होंने इसे पाक व्यंजन में बदलने की योजना बनाई थी। हाथ में पैसे होने पर हीरो भव्य ट्रोआ को पुनः प्राप्त करने की यात्रा की तैयारी के लिए कवच और उपकरण खरीदने के लिए उत्सुक था। चोरों के ठिकाने पर वापस बच्चे दुखी थे और उन्हें जाते हुए देखने में अनिच्छुक थे। आखिरकार जीरू का खाना बनाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। अगले दिन बच्चे हीरो के समूह को विदाई देने के लिए गेट पर एकत्र हुए, क्योंकि वे जाने के लिए तैयार थे। उसी समय टोमेट ने अचानक घोषणा की कि वह हीरो में शामिल हो जाएगा। लड़का इस शापित दुनिया को भी बदलना चाहता था और इसीलिए वे पांचों एक साथ चल पड़े। जैसे ही वे चले गए, एरेन प्रकट हुए और उन्होंने खुलासा किया कि शारिशरू उस राक्षस का स्वामी था जिसका उन्होंने वसंत में सामना किया था, और उन्हें वहां फंसाना उन्हें पकड़ने की योजना का हिस्सा था। एरेन ने समूह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और बदले में उसने अपने हाथ में वही चीज पकड़ ली जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी, नंबुको का स्थान। हीरो तुरंत सहमत हो गया और एरेन का समूह में स्वागत किया। डेड विशलैंड्स की ओर विशाल रेगिस्तान को पार करते हुए उन्हें क्षेत्र में हत्यारे भालुओं की चेतावनी का संकेत मिला। हीरो ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उत्साहपूर्वक सभी से उसके नेतृत्व का अनुसरण करने और आगे बढ़ने का आग्रह किया। इस दुबले पतले बच्चे को नेता बनने की जिद करते हुए बकवास करते देखकर बाकी लोग केवल आहें भर सकते थे। ऊपर, जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक पक्षी उन पर नजर रख रहा था। उसके शरीर पर एक विशाल आंख थी जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। हीरो की स्थिति और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को डेड विशलैंड्स में वापस भेज दिया गया था, इसलिए नंबुको को स्थिति की स्पष्ट तस्वीर थी। उसने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया कि वह शारिशारू को सूचित करे और उसे अपने मिशन को फिर से शुरू करने के लिए वापस बुलाए। इस बिंदु तक सब कुछ अभी भी उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। रेगिस्तान में टोमेट पहली बार शहर से बाहर निकल रहा था और सभी प्रकार की नई जगहों का दौरा कर रहा था, कई चीजों का गवाह बन रहा था और रास्ते में नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। वे जंगलों में घुसे, झरनों और इंद्रधनुषों को देखा और भोजन के लिए फल इकट्ठा किए। एरेन के मानचित्र ने उन्हें सही रास्ते पर रखा। यह सिर्फ टोमेट नहीं था, सेराटो भी यात्रा से उतना ही मंत्रमुग्ध था। वे दोनों ऐसे थे जैसे नवजात शिशु पहली बार दुनिया देख रहे हों। हीरो को यह मनोरंजक लगा और उसने लड़के को चिढ़ाया। तभी एरेन के तेज कानों ने ऊपर विशाल पक्षी का पता लगा लिया। निश्चित रूप से वह उन सभी पर हमला करने के इरादे से आसमान से नीचे झपटा। हर कोई जल्दी से चट्टानों के पीछे छिप गया, जबकि जीरू ने अपनी तलवार खींच ली और पक्षी को संभालने के लिए बाहर निकला। लेकिन उस पल हीरो अचानक एक नायक की तरह सामने आया। उसने पक्षी को मारने और यह साबित करने का दृढ़ निश्चय किया कि वह मजबूत हो गया है, और जैसी कि उम्मीद थी, उसे आसानी से मार गिराया गया। अंत में यह जुरू ही था जो दौड़कर आया और प्राणी को भगाया। एरेन और अन्य लोगों को लगा कि यह क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है और वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जुरू का मानना था कि आगे का जंगल उन्हें पक्षियों से बचाएगा, क्योंकि घनी छतरी ईगल की हमला करने की क्षमता को सीमित कर देगी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन सभी ने योजना स्वीकार कर ली और आगे बढ़ने से पहले आराम करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए। जब रात पूरी तरह से घिर गई तो वे इकट्ठे हुए, आग जलाई और अपना भोजन पकाया। सेराटो को पानी लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा, इसीलिए हीरो ने उसे ढूंढने जाने का बीड़ा उठाया। धारा के पास साराटो आश्चर्य में खो गया था। घास के रंग और पानी की क्रिस्टल स्पष्टता को देख रहा था। हीरो उसकी तलाश में गया, लेकिन उसे अचानक हवा में संगीत जैसा कुछ बहता हुआ सुनाई दिया। धुन का अनुसरण करते हुए उसने एरेन को एक पेड़ के तने के ऊपर एक वाद्ययंत्र बजाते हुए पाया। उन दोनों के साथ हीरो ने अंततः पूछा कि एरेन उनके समूह के साथ यात्रा क्यों करना चाहता था। उसे थोड़ा संदेह था कि वह भी पैसे के लिए ग्रैंड ट्रोआ को बेचने की फिराक में थी। एरेन ने सरलता से उत्तर दिया कि वह जानकारी बेचकर अपना जीवन यापन करती है, इससे अधिक कुछ नहीं। उसके जवाब से असंतुष्ट हीरो ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से जाने के लिए मुड़ गई। थोड़ी देर के बाद उसे धारा के किनारे सेराटो मिला और वे आराम करने के लिए शिविर में वापस आ गए। कहीं और नंबुको निरीक्षण के लिए अपने हथियार किसी अन्य जनजाति को प्रस्तुत कर रहा था। जब ग्राहकों ने किसी अधिक शक्तिशाली चीज में रुचि व्यक्त की तो उन्होंने उन्हें अपने लोगों द्वारा निर्मित नवनिर्मित तोपें दिखाईं। बोनस जनजाति पूरी तरह प्रभावित हुई
और उसने तुरंत भुगतान के रूप में जादुई पत्थरों का ढेर सौंप दिया। बोनस के चले जाने के बाद नंबुको ने एक अन्य समूह को बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि बोनस जनजाति को आसानी से नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही उसने नए हथियारों के लिए एक और ग्राहक हासिल कर लिया था। फिर एक अधीनस्थ ने रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश किया कि कोई आया है। शारिशारु नंबुको से मिलने के लिए डेड विश भूमि पर लौट आई थी और स्वाभाविक रूप से उसे अपने मिशन में विफल होने के लिए कठोर डांटा गया था। बाद में उसने उसे हीरो की वर्तमान जानकारी प्रदान की और उसे समूह की निगरानी और व्यवहार जारी रखने का आदेश दिया। अगर वह दोबारा असफल हो गई तो उसे खुद को मौत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। अगली सुबह आराम करने के बाद हीरो के समूह ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पेशे से जादू व्यापारी एरेन को खुफिया जानकारी मिली थी कि जादुई पत्थर बाजार अत्यधिक अस्थिरता और तेजी से कीमतों में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे तो शारिशारु ने उनके स्थान का पता लगाने के लिए चील का उपयोग किया। उसने तुरंत एक दस्ता इकट्ठा किया और अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया। इस समय तक हीरो का समूह उथले नमक तट पर आ चुका था। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, अचानक प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। यह शारिशारु के साथ नंबुको के सैनिक थे। इस बार उसने भयानक रूप से विशाल राक्षस सैनिकों की एक भीड़ भी बुला ली थी। स्थिति गंभीर थी। जीरू ने अपना लबादा उतार फेंका और अपनी तलवार उठाई, लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हीरो पहले ही लापरवाही से आगे बढ़ चुका था और सीधा शारिशारु पर हमला कर रहा था। हर कोई उसे कोसना चाहता था, लेकिन विशाल पक्षियों और बंद हो रहे सैनिकों का सामना करने में उनकी अपनी समस्याएं थीं। हालांकि हीरो की लड़ाई की भावना भयंकर रूप से जल रही थी, लेकिन एक अनुभवी के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके हमलों से वह आसानी से स्तब्ध हो गया था। हीरो को शारिशारु द्वारा क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित होते देख जिरू और अन्य लोगों के पास उसे बचाने के लिए इधर उधर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल एरेन ही बिना किसी को पता चले गायब हो गया था। नाम्बुको द्वारा डांटे जाने के बाद शारिशारु गुस्से में थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा हीरो पर डाला, उस पर लगातार हमला किया और उसे पीड़ा दी। यह देखते हुए कि राक्षसों और सैनिकों की संख्या अभी भी उनसे बहुत अधिक है, पलूपा अंततः मैदान में उतर गया। उसने कुछ बुलाने के लिए एक कार्ड नीचे फेंका। तुरंत एक छाती से मूमू नामक प्राणी प्रकट हुआ। पलूपा ने उसे सबसे पहले सेराटो, टोमेट और खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। टोमेट जुरू और हीरो के बारे में चिंतित था, लेकिन पलूपा ने लड़के को याद दिलाया कि उन्हें पहले अपनी संख्या सुरक्षित रखनी होगी और बाकी का बाद में पता लगाना होगा। युद्ध के मैदान में हीरो शारिशारु सैनिकों और राक्षसों से समान रूप से घिरा हुआ था। जिरू को आक्रमण करते देख शारिशारु ने पहले तो उस पर क्रोधपूर्वक हमला किया, बिजली के प्रहार से उसे पंगु बना दिया, फिर एक शक्तिशाली भूकंप पैदा करके उन दोनों को अलग कर दिया। शारिशारु को जिरू को मारने के बारे में देखकर हीरो क्रोध से भस्म हो गया। उसके भीतर अचानक शक्ति उमड़ पड़ी। उसने शारिशारु की जादुई छड़ी को उसके हाथ से छीन लिया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। फिर हीरो का शरीर बदलना शुरू हुआ। उसकी त्वचा पर लाल निशान फैलने लगे। कुछ बहुत गलत था। शारिशारु ने तुरंत अपने सैनिकों को दौड़कर उसे पकड़ने का आदेश दिया। हीरो की आंखें लाल हो गई थीं। अपने नंगे हाथों के अलावा उसने हर आखिरी सैनिक को उड़ा दिया और उन सभी को नष्ट कर दिया। पहली बार शारिशारु को पता चला कि सच्चा डर कैसा होता है। भागने के लिए उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन मंत्र का इस्तेमाल किया। हीरो फिर ढह गया। पूरा दिन और पूरी रात बेहोशी में खोए रहने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने आसपास किसी को नहीं पाया। जैसे ही हीरो की नींद खुली, उसने देखा कि गाड़ियों का एक काफिला उसके ठीक सामने से गुजर रहा है और वह तुरंत छिप गया। मुख्य गाड़ी में नंबुको बैठा था। हीरो का मन असमंजस से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि उस दिन वह कहां था या क्या हुआ था, लेकिन उसने आगे बढ़ते रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब जब खतरा टल गया तो मोमो वाला संदूक फिर से प्रकट हुआ और सेराटो, टोमेट और पालूपा को सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया गया। क्षेत्र की खोज करने के बाद टोमेट और सेराटो ने जुरू को बुरी तरह घायल पाया और जमीन पर पड़ा हुआ पाया। सेराटो ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल किया। अपने घावों के बावजूद जैसे ही जीरो को होश आया, वह हीरो को खोजने के लिए निकल पड़ा। अपनी अंतिम स्मृति में हीरो अत्यधिक संकट में सैनिकों और एक जादूगरनी से घिरा हुआ था, लेकिन नीचे के दृश्य ने उन सभी को अवाक कर दिया। यह कुछ और नहीं बल्कि हर जगह बिखरी नंबुको के सैनिकों की लाशें थीं। रेगिस्तान में कहीं और नंबुको एक खूबसूरत महिला से मिल रहा था जो बहुत ऊंचे पद पर थी।
ऊपर चट्टान पर डॉक्टर बाफलापा एक विशाल मशीन चला रहे थे। नंबुको के आदेश के तहत अपनी शंकाओं के बावजूद उन्होंने इसे सक्रिय करने का निर्णय लिया। चट्टान के आधार पर एक विशाल राक्षस जंजीर से बंधा हुआ था और कुछ ही दूरी पर 3 मनुष्य भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, चारे की तरह लटक रहे थे। जब मशीन सक्रिय हुई तो राक्षस और 3 मनुष्यों दोनों पर लाल ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वे सभी पीड़ा से चिल्लाने लगे। एक पल में ऊर्जा गायब हो गई। तीनों मनुष्य और राक्षस चले गए। जब महिला हैरानी से घूर रही थी, तभी एक प्राणी सामने आया जो पहले से कहीं अधिक बड़ा था। यह उन सभी चीजों का एक मिश्रण था जो अभी गायब हो गई थीं। जैसे ही प्राणी हमला करने के लिए तैयार हुआ, सैनिकों ने तेजी से उससे निपट लिया। महिला नंबुको की मशीन से बहुत प्रभावित हुई, जो मनुष्यों को और राक्षसों के साथ जोड़ सकती थी। उनका इरादा राक्षसों की एक भयानक सेना बनाने का था जो हर देश को भयभीत कर देगी। हीरो ने दूर से सारा दृश्य देखा था और वह क्रोध से भर गया था। चट्टान पर डॉक्टर बाफलापा एक गंभीर गलत अनुमान लगाने के कारण स्वयं पर क्रोधित थे। उस पल हीरो ने गुस्से से प्रेरित होकर खुद को प्रकट किया और नंबुको और उसकी पागल योजना को शाप दिया। वह हमला करने के लिए अपनी तलवार तक पहुंचा, लेकिन ब्लेड अब म्यान में नहीं थी। नंबुको ने व्यक्तिगत रूप से उसका सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही हीरो ने हमला किया, नंबुको ने उसे आसानी से काट दिया। हीरो ने मांग की कि नंबुको ग्रैंड ट्रॉला वापस कर दे, लेकिन नंबुको ने जोर देकर कहा कि यह हमेशा से उसका रहा है। उसके बाद हीरो को सैनिकों ने रोक लिया और ले गए। दूसरी ओर ज़ीरो और अन्य लोग यह जानकर पूरी तरह से हतप्रभ रह गए कि हीरो ने किसी तरह अकेले ही उन सभी सैनिकों को मार डाला था। एरेन सुरक्षित भाग जाने के बाद अब फिर से प्रकट हुआ है। ज़ीरो और समूह ने उसके विश्वासघात पर कोई ध्यान नहीं दिया और हीरो को पकड़ने के लिए तुरंत रेत में पैरों के निशान का पीछा किया। एक सैन्य छावनी में नंबुको कुलीन महिला के स्वागत के लिए एक दावत की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह मुख्य तंबू से बाहर निकला, शरशरू अपनी हार की परिस्थितियों को समझाने के लिए दौड़ पड़ा। इस बार नंबुको ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसने उसे इनाम के रूप में कुछ धनराशि दी, जिससे वह बहुत खुश हुई। इस बीच ज़ीरो के समूह ने उस स्थान पर अपना रास्ता खोज लिया था जहां नंबुको ने हीरो को पकड़ लिया था, और उन्होंने विचित्र मानव और संकर भी देखे थे। शिविर में हीरो को एक अंधेरे कमरे में बांध दिया गया था। बाहर अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद नंबुको सीधे हीरो के पास गया। हीरो और डेगनजोट के बीच संबंध के बारे में जानकारी के लिए उसे यातना देने की तैयारी कर रहा था। नंबुको को डैगोन जैट के बारे में जुनूनी ढंग से बड़बड़ाते हुए सुनकर हीरो मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचने लगा कि वह आदमी विवेक की सभी आशाओं से परे था। नंबुको ने उसकी अवमानना को नजरअंदाज कर दिया और हीरो के हाथ पर ब्लेड दबा दिया, जो पीड़ा शुरू करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी बाहर से रईसजादे की उग्र आवाज सुनाई दी। यह पता चला कि नंबुको द्वारा प्रदान किए गए पुरुष अनुरक्षकों में से एक उसे खुश करने में विफल रहा और वह गुस्से में थी और उसके साथ हिसाब बराबर करने की मांग कर रही थी। नंबुको के पास यातना को रोकने और स्थिति से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब वह चला गया, हीरो ने तब तक संघर्ष किया जब तक वह एक पैर को रस्सियों से मुक्त करने में कामयाब नहीं हो गया। उसने तुरंत अपना डलहलबाट बैज ढूंढ लिया और इसका उपयोग अपने हाथों पर लगे बंधनों को काटने के लिए किया। अन्यत्र डॉक्टर बाफलापा अभी भी परिवर्तन मशीन के साथ प्रयोग कर रहे थे। अचानक उसने हवा में सेराटो की गंध को महसूस किया और तुरंत अपने कुत्ते को राह पर चलने के लिए छोड़ दिया। हीरो भागने ही वाला था कि उसने बाहर शोर सुना। यह डॉक्टर बाफलापा ही थे जिन्होंने गंध का पीछा करते हुए इस स्थान तक पहुंचाया था। यह जानने पर कि हीरो सेराटो से मिली थी, डॉक्टर ने उस पर सवालों की बौछार कर दी कि वह कैसी थी और वह उसे ढूंढना चाहता था। उस शाम शेरिशारू ने नंबुको से मिली इनामी राशि का इस्तेमाल अपने सैनिकों के लिए जश्न मनाने के लिए किया। जेल के तंबू के अंदर हीरो को अपनी और साराटो की कहानी सुनाने के बाद बाफलापा ने तुरंत हीरो की दिल की धड़कन सुनने के लिए अपना हाथ उसकी छाती पर दबाया। बाद में बूढ़ा आदमी डर से कांपता हुआ एक कोने में चला गया। जब डॉक्टर का ध्यान भटक रहा था, तब मौके का फायदा उठाते हुए हीरो ने अपना आखिरी बंधन मुक्त कर दिया और बूढ़े व्यक्ति को धमकी देते हुए पकड़ लिया। लेकिन बफलापा को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। वह बस ऐसी बातें बड़बड़ाता रहा जो कोई नहीं समझ सका। अपने विचारों को एकत्र करने के बाद बफलापा ने घोषणा की कि वह सेराटो को हीरो को सौंप देगा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। हीरो ने तुरंत सेराटो को लाभ के रूप में इस्तेमाल किया और डॉक्टर से उसे भागने में मदद करने के लिए कहा। बफलापा बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया।
उसने हीरो को बानाके नामक औषधि दी, यह समझाते हुए कि इससे उसे मदद मिलेगी। शराब पीते समय उसे बस सेराटो के बारे में सोचना था। थोड़ा सा शंकित होते हुए भी हीरो ने निर्देशों का पालन किया और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर एक अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया। जाने से पहले डॉक्टर ने यह भी बताया कि हीरो थियो नाम के किसी व्यक्ति से मिलेगा। इससे पहले कि हीरो इसमें से कुछ भी संसाधित कर पाता, उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया। शिविर के बाहर समूह ने उस रास्ते पर नजर रखी थी जहां हीरो को बंदी बनाकर रखा गया था। वे अभी तक यह नहीं समझ पाए थे कि घुसपैठ कैसे करें और उसे कैसे बचाएं जब हीरो अचानक आकाश से गिर गया। उतरने के बाद हीरो ने तुरंत सभी से दौड़ने का आग्रह किया। शिविर में वापस नंबू को जेल के तंबू में लौटा तो उसने देखा कि हीरो गायब था और डॉक्टर बफालोपा एक कुर्सी से बंधा हुआ था। नंबू को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बना और उसने तुरंत अपना ब्लेड डॉक्टर पर तान दिया। बाफलोपा ने कोई डर नहीं दिखाया, बस यह कहा कि हीरो सेराटो के लिए रहता था। तभी नंबूको को एहसास हुआ कि बाफलापा ने आदेश के अनुसार कभी भी सेराटो को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे जाने दिया था। वह गुस्से में था, लेकिन चूंकि डॉक्टर अभी भी उपयोगी था, इसीलिए उसने उसके लिए एक और योजना बनाई। बफलापा को अपने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। आखिरकार वह भी सेराटो के लिए ही जिया था। फिर नंबूको ने जोर से सोचा, यदि हीरो को कभी सेराटो की पहचान के बारे में सच्चाई पता चली तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बफलापा अवाक रह गया। एक सुदूर घाटी में जहां आदिम संरचनाओं के खंडहर एक सभ्यता का संकेत देते थे जो कभी अस्तित्व में थी, हीरो और उसके साथियों ने आराम करने का फैसला किया। सच तो यह है कि यह जगह कभी जादुई पत्थर की खदान थी जिसे खाली करके छोड़ दिया गया था। हीरो ने सभी को बताया कि उसने नंबूको के शिविर पर कब्जा करने के दौरान क्या सुना था और क्या हुआ था। तब सेराटो ने उल्लेख किया कि वह हीरो पर डॉक्टर बाफलापा की गंध महसूस कर सकती है। यह खुलासा करते हुए कि वह भी उस आदमी को जानती थी, जुरू ने सिद्धांत दिया कि हीरो का शरीर वास्तव में असामान्य था और डेगनजोट के पास सच्चाई की कुंजी हो सकती है, जैसे दुष्ट ड्रैगन ने पहले उन दोनों की रक्षा की थी। उनका मानना था कि ड्रैगन और हीरो के बीच एक प्रतिध्वनि थी और इसके अलावा उन दोनों के शरीर पर निशान समान थे। एरेन ने भी चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। यदि हीरो का दिल उसका नहीं बल्कि ड्रैगन का था, तो ड्रैगन का दिल हीरो का ही होगा। उस स्थिति में उस दिन हीरो को बचाने वाले डैगन जोट को सुरक्षा की तुलना में आत्मसंरक्षण के कार्य के रूप में अधिक समझा जा सकता है। इसने ज़ीरो को एक नई परिकल्पना की ओर अग्रसर किया। 10 साल पहले हीरो के पिता बैरो ने अपने दिल बदल लिए होंगे। हीरो ने नंबूको के सैनिकों को मारने के लिए जो शक्ति प्रकट की थी, वह संभवतः ड्रैगन की अपनी शक्ति थी, जो नफरत और बर्बरता से भरी हुई थी, जिसने उसे ड्रैगन के रूप में बदल दिया था और उसे हमला करने के लिए प्रेरित किया था। हीरो को एहसास हुआ कि अगर वह अपने माता पिता का बदला लेना चाहता है और डेगनजोत को मारना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसे मरने के लिए खुद को भी तैयार करना होगा। सब कुछ संसाधित करने में असमर्थ हीरो गुफा से बाहर निकल गया। जुरू और पलूपा ने तुरंत पीछा किया। एरेन ने उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन टोमेट ने उसे रोक दिया, इसलिए वह पीछे रह गई। मृत विष भूमि में वापस शारिशारू अपने क्षेत्र में थी। खुशी से पीले कुत्ते नामक राक्षस के साथ खेल रही थी, जो नंबूको से एक उपहार था। उसके आदेश पर राक्षस के बालों से पंखों वाले नेत्र वाले जीव फूट पड़े और उन्होंने एक और खोज शुरू की। परित्यक्त खदान में पालूपा के वापस अंदर आने के लगातार आग्रह को नजरअंदाज करते हुए हीरो बाहर एक तक बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। वह उन यादों में खो गया जब वह छोटा था, जब उसके माता पिता जीवित थे। उस समय पलूपा बच्चे हीरो और उसकी मां किस्मतित के साथ खेल रही थी, जब लॉर्ड बैरो एक दुबले पतले कमजोर लड़के, आज के वही जुरू, को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने एक साथ यादें ताजा कीं। जैसे जैसे हीरो थोड़ा बड़ा हुआ, वह एक शरारती मूर्ख बन गया जिसे अपने आसपास के सभी लोगों को चिढ़ाना पसंद था। लेकिन सारी खुशियां खत्म होनी चाहिए। बाल बागोआ त्रासदी के बाद बालक हीरो के चेहरे से खुशी की झलक गायब हो गई। जब वे उसके माता पिता के ताबूत ले जा रहे थे, तो वह खुद को देखने के लिए भी तैयार नहीं हो सका। उस दिन से हीरो ने तलवार से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, यह देखते हुए कि वह हर कहानी से थक चुका था और हीरो अभी भी दुख में डूबा हुआ था। पलूपा ने ज़ीरू की कहानी जारी रखी। हीरो की प्रतिशोध की इच्छा के बारे में जानने के बाद ज़ीरू ने जादू सीखने की कोशिश में पूरे 10 साल बिताए ताकि वह हीरो को प्रशिक्षित कर सके। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पालूपर ने हीरो को याद दिलाया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर उसके पिता बैरो ने उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था और अब ज़रूर उसकी खातिर सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे सदैव निराशा में डूबा नहीं रहना चाहिए।
थोड़ी देर बाद हीरो को बेहतर महसूस होने लगा। वह नंबुको से ग्रैंड ट्रोवा लेने के दृढ़ संकल्प से भरे हुए अपने हंसमुख उत्साही स्वभाव में लौट आया। उसे एहसास हुआ कि उसके दिल की अदला बदली होना इतना विनाशकारी नहीं था। हाथ में ग्रैंड ट्रोवा के साथ वे आसानी से दिलों की अदला बदली कर सकते थे। हीरो की आत्माओं को बहाल करने के साथ समूह एक बार फिर रवाना हुआ। केवल एरेन हमेशा की तरह फिर से गायब हो गया था। हीरो को एक बार फिर खुश देखकर सेराटो ने राहत की सांस ली। टोमेट हीरो के ड्रैगन रूप को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन हीरो ने रूपांतरित होने से साफ इनकार कर दिया। चाहकर भी उसे नहीं पता था कि कैसे। उनसे अनभिज पीले कुत्ते की एक आंख ने उन्हें पहले ही पा लिया था। जैसे ही शारिशारू ने अपने लक्ष्य की पुष्टि की, वह तुरंत निकल जाना चाहती थी। एक सैनिक झिझक रहा था, क्योंकि नंबुको ने उन्हें रुकने और अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। हालांकि शारिशारू प्रशंसा के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने अपनी ओर से चीजों को खुद संभालने पर जोर दिया। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद हीरो का समूह बंजर भूमि के एक और हिस्से पर रुका, जो लंबे समय से परित्यक्त गांव जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह जुरू को असहज कर रही थी, लेकिन चूंकि समूह ने फैसला कर लिया था, इसलिए वह उसके साथ चला गया। टोमेट जांच करने के लिए पास के कुएं के पास गया। उसे भी यह जगह अजीब लगी। किसी भी गांव में कुआं सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी। इसके इस प्रकार नष्ट होने का कोई कारण नहीं था। हर कोई यह जांचने के लिए तुरंत अलग हो गया कि क्या कोई अभी भी जीवित है। यह क्षेत्र राक्षसी पटरियों से ढका हुआ था। जैसे ही जुरू इधर उधर घूमने लगा, उस स्थान पर अचानक उसे अपने अतीत की यादें ताजा हो गईं। जब वह छोटा था, उसने गांव वालों को अपने माता पिता पर अत्याचार करते देखा था, क्योंकि उसके पिता एक राक्षस ने मनुष्य के बीच रहने का साहस किया था। उनके बच्चे जुरू का भी शिकार किया गया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। उसके माता पिता परेशान थे, और चाहे वे कुछ भी कहें, राक्षसी ग्रामीण उन पर विपत्ति लाने का आरोप लगाते हुए गालियां देते रहे। अंत में जुरू और पूरे गांव की आंखों के सामने दोनों को फांसी दे दी गई। वर्तमान में लौटते हुए सभी लोग अपनी खोज के बाद पुनः एकत्रित हो गए। उनमें से टोमेट ने एक घर में प्रवेश किया था और भयानक स्थिति में कई लाशें पाई थीं, जैसे कि उन्हें किसी राक्षस ने पंजे मारकर मार डाला हो। बाहर जुरू अभी भी अपनी यादों में खोया हुआ था। राक्षस गांव से भागने के बाद युवा जुरू को लॉर्ड बैरो मिला, जो उसे घर ले गया, जहां उसकी मुलाकात पलूपा और बच्चे हीरो से हुई। वास्तविकता में टोमेट उस राक्षस के साथ घबराकर घर से बाहर भागा, जिसने उसके ठीक पीछे गांव को नष्ट कर दिया था। हीरो ने तुरंत इसे नंबुको के लोगों द्वारा बनाए गए मानव और संकरों में से एक के रूप में पहचान लिया। वह हमला करना चाहता था, लेकिन अपनी तलवार के बिना वह ऐसा नहीं कर सका। जीव को अपनी ओर आते देखकर जुरू ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और अपना ब्लेड उठा लिया। फिर भी उसे जल्दी ही नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि उसमें सामान्य रूप से अपनी जमीन पर टिके रहने की ताकत नहीं बची थी। राक्षस हीरो की ओर मुड़ा। टोमेट अपने ड्रैगन रूप में परिवर्तित होने के लिए उस पर चिल्लाया। हीरो ने बहुत कोशिश की, लेकिन बिजली चालू नहीं कर सका। जैसे ही उसने आत्मसमर्पण में अपनी आंखें बंद की, जीरू ने अपनी सारी ताकत जुटाई, अपनी तलवार उठाई और राक्षस को मार डाला। मृत इच्छा भूमि में एरेन महिला का पक्ष जीतने के लिए नंबुको की लगातार चापलूसी और प्रशंसा करते हुए शारिशारू से मिलने के लिए पहुंचा था। इसके बाद एरेन स्वयं नंबुको से मिलने के लिए अंदर गई और उसने जो कुछ भी सीखा था उसे बताया। हीरो की ड्रैगन में बदलने की क्षमता से लेकर इस संभावना तक कि उनके दिलों की अदला बदली हो गई थी। बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर नंबुको ने एरेन को अलशिना नामक एक शंख के आकार की कलाकृति से पुरस्कृत किया। एरेन ने नंबुको को जो कुछ भी कहना था उसे नजरअंदाज कर दिया, वस्तु छीन ली और चला गया। इस बैठक के बाद नंबुको ने शारिशारू को बुलाया और उसे हीरो को तुरंत मारने का आदेश दिया। दूसरी ओर एरेन ने डेड विश भूमि छोड़ने के लिए मोमो की परिवहन सेवा का उपयोग किया। उसे याद आया कि उसने हीरो को मारने के नंबुको के इरादे के बारे में अलशीना से क्या सीखा था, और उसके होठों पर एक गणनात्मक मुस्कान तैर गई। अब तक हीरो का समूह रुक्योनाओ नामक एक नए शहर में पहुंच गया था, जो एक हलचल भरा केंद्र था, जहां कई व्यापार मार्ग एक दूसरे को काटते थे। हीरो राक्षस को बेचकर एक नई तलवार खरीदना चाहता था। मृतकों की इच्छा भूमि अभी भी दूर थी और उन्हें आगे की यात्रा के लिए और अधिक पैसे कमाने की जरूरत थी। जब हीरो शांत अभिनय करने की कोशिश करता रहा तो टोमेट आहें भरता रहा। दोपहर तक समूह को आराम करने के लिए जल्दी ही एक सराय मिल गई। बसने के बाद वे हीरो के लिए एक ब्लेड ढूंढने के लिए एक तलवार की दुकान की ओर गए। हीरो प्रभावशाली दिखने वाली तलवारें निकालता रहा, लेकिन जुरू ने सभी को अस्वीकार कर दिया। अंत में
बूढ़े व्यक्ति ने उसके लिए एक छोटी हल्की तलवार चुनी। यद्यपि हीरो एक अच्छा हथियार न मिलने से नाखुश था, अंततः उसे खरीदने के लिए सहमत हो गया। खरीदारी के बाद जुरू रात के खाने की सामग्री खरीदने के लिए बाजार गया। हीरो और सेराटो एक साथ बाजार में घूमे और एक आभूषण की दुकान पर रुके। सेराटो चांद के आकार के गहनों से मोहित हो गया, लेकिन छूट के बाद भी कीमत अभी भी 100 सोने के सिक्के थी, इसलिए हीरो को हार माननी पड़ी। फिर सेराटो ने वह सोने का सिक्का निकाला जो हीरो ने उसे पहले दिया था और कहा कि उसे चांद की जरूरत नहीं है, यह सुनहरा कंकड़ ही काफी था। यह देखकर हीरो ने इसे जाने दिया और जल्दी से गेरो से मिलकर सराय में वापस चला गया। तलवार की दुकान पर पहले से एरिन भी नजर आई। उसने एक तीर में दिलचस्पी दिखाई और उसे खरीदने का फैसला किया। उस शाम सभी लोग रात के खाने के लिए इकट्ठे हुए। जुरू का खाना हमेशा की तरह स्वादिष्ट था। टोमेट ने देखा कि सेराटो खाना नहीं खा रहा था और उसने अपना खाना लेने की कोशिश की, लेकिन पल्लूपा ने उसे समय रहते रोक दिया। इसके बाद जुरू ने थियो नाम के उस व्यक्ति का पालन पोषण किया जिसका उल्लेख डॉक्टर बाफलापा ने पहले किया था। उन्होंने महसूस किया कि यह मास्टर थियो ही हो सकता है, वह शिक्षक जिसने लॉर्ड बैरो को प्रशिक्षित किया था। जब हर कोई इस पर उलझन में था, सेराटो ने एक और बम गिराया, यह घोषणा करते हुए कि थियो उसका दोस्त था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कैसे और कब मिलेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर बाफलापा ने ऐसा कहा था तो उन्हें बस भाग्य द्वारा उन्हें एक साथ लाने का इंतजार करने की जरूरत थी। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में लौट आए। जीरू ने आगे की सड़क का नक्शा बनाने के लिए अगले दिन रुकने की योजना बनाई। सभी लोग अपने क्वार्टर में बस गए। उस रात सेराटो खिड़की के पास खड़ी थी। हीरो द्वारा दिए गए सोने के सिक्के को देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी। पुरुषों के कमरे में पालूपा के अलावा जो गहरी नींद में सो रही थी, हीरो और जुरू दोनों अब भी जाग रहे थे। हीरो ने महसूस किया कि जिस परित्यक्त गांव से वे गुजरे थे उसने जीरू को किसी तरह प्रभावित किया था, लेकिन जीरू ने बस इतना कहा कि यह एक निजी मामला था। हीरो को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ड्रैगन का दिल अपने अंदर ले जाने का विचार उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। नगर के बाहर एक राक्षस अंधेरे में घूम रहा था। एक पल में एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे सभी लोग जाग गए। यह सिर्फ एक ही नहीं था, जहां भी वह छाया प्राणी गुजरा उसके मद्देनजर एक विस्फोट हुआ। हीरो ने तुरंत अपनी नई तलवार पकड़ ली और अराजकता की ओर दौड़ पड़ा। जीरू ने उसका पीछा किया और दूसरों को अपने कमरे में रहने की याद दिलाई। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो जीव को छाया की तरह हिलते देख दोनों दंग रह गए। तभी एक प्रतीक प्रकट हुआ जिसने हीरो को स्थिर कर दिया। यह दुष्ट अजगर का चिन्ह था। छायादार तंबू क्षेत्र में घूमते रहे और उनके द्वारा पकड़ा गया कोई भी मानव अंधेरे में डूबते हुए निगल लिया गया। सेराटो हीरो का पीछा करना चाहता था, लेकिन टोमेट और पालूपा ने उसे रोक लिया। अपनी ओर से हीरो आक्रमण करने ही वाला था, लेकिन जुरू ने उसे रोक दिया। जब वे बहस कर रहे थे, जीव ने हमला कर दिया। जुरू ने तुरंत हीरो को एक तरफ धकेल दिया और अपनी तलवार से एबोमिनेशन पर हमला किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह भी तेजी से चपेट में आ गया। दूसरी ओर यह महसूस करते हुए कि वह जीव ड्रैगन का नहीं है, साराटो सभी से छूटकर भाग गया। हीरो ने जीरू की मदद करने के लिए पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन किसी चीज ने उसे पीछे धकेल दिया। शारू एक बार फिर प्रकट हुए थे। यह उसकी नवीनतम योजना थी। जिस दिन उसे हीरो को मारने का आदेश मिला, नंबूको ने उसे डॉक्टर द्वारा बनाई गई एक अजीब औषधि भी दी थी, जो स्याही राक्षस ही थी। क्योंकि साराटो भाग गया था, टोमेट और पलूपा के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शारू ने खुश होते हुए कहा कि यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि हीरो इतना मूर्ख था कि उसने लोगों को बचाने की कोशिश की और वह सीधे उसके जाल में फंस गया। मृत इच्छा भूमि में डॉक्टर बाफलापा उत्सुकता से सेराटो और अन्य लोगों को दूर से देखते रहे। उसके पीछे नंबुको ने बूढ़े व्यक्ति को कैमरा वापस हीरो की ओर मोड़ने की याद दिलाई। रुखानाओं में वापस शारू ने राक्षस को जीरू को पूरी तरह से निगलने का आदेश दिया। फिर हीरो पर अपना हथियार लक्षित किया जो उसे खत्म करने के लिए तैयार था। हीरो लगातार बिजली के झटके झेलते हुए केवल अपने नंगे हाथों से उसके हमलों को रोक सकता था। डॉक्टर बाफलापा चिंता में डूबे हुए थे। नंबुको ने शांति से देखा। वह देखना चाहता था कि दुष्ट ड्रैगन डेगनजाट कैसे प्रतिक्रिया देगा। घटनास्थल पर वापस आकर समूह के बाकी सदस्य चिंता से अभिभूत थे। शारू ने परपीड़क प्रसन्नता से अपने हथियार को और जोर से दबाया। पूर्ण कगार पर धकेल दिए जाने पर हीरो एक बार फिर अपने ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो गया और शारू को उड़ने के लिए भेजा। इस भयानक दृश्य का सामना करते हुए शारू ने सारी बहादुरी छोड़ दी और अपने सैनिकों के पीछे छिप गई। यह नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया।
नंबुको किसी से भी अधिक रोमांचित था। हीरो क्रूर क्रोध से दहाड़ने लगा और शक्ति की एक विशाल लहर उसके चारों ओर घूम गई। जीरू धीरे धीरे भस्म हो रहा था। ठीक उसी समय एक तीर ने अंधेरे को छेद दिया, जिससे वह ठीक समय पर प्राणी की पकड़ से मुक्त हो गया। जीरू तुरंत हीरो की रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ा। दूसरी ओर चारिशारू तुरंत अपने सैनिकों के पीछे भाग गई, फिर राक्षस को हीरो को खत्म करने का आदेश दिया। हालांकि जैसे ही प्राणी का सामना हीरो से हुआ, शक्ति का जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे हर कोई हतप्रभ रह गया। और फिर दुष्ट ड्रैगन डैगोनजोड प्रकट हुआ। हीरो ने सभी विवेक खो दिए, अपनी तलवार निकाली और जैसे ही जीरू पास आया उस पर वार कर दिया। हीरो की शक्ति इतनी अधिक थी कि डॉक्टर बाफालापा का दर्पण जादू भी उसके बल के नीचे बिखर गया। फिर एक बार जब खतरा टल गया तो डेगनजैट एक बार फिर छाया में विलीन हो गया और चला गया। राक्षस भी गायब हो गया। हीरो को होश आ गया और उसने अपने आसपास की तबाही को महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। टोमेट और पालू पर जीरू की देखभाल करने के लिए दौड़े। केवल सेराटो, जो स्वयं को दृश्य असुविधा में जकड़े हुए थी, पर सभी का ध्यान नहीं गया। दूसरी ओर नंबू को संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। वह हीरो को चाहता था ताकि वह दुष्ट ड्रैगन डेगनजार्ड को नियंत्रित कर सके। भयानक घटना के बाद हमेशा की तरह एक नया दिन शुरू हुआ। जीरू का इलाज हो चुका था और वह होटल के कमरे में आराम कर रहा था। हीरो ग्लानि से ग्रस्त होकर बिना रुके उसके पास बैठा रहा और लगातार उसकी देखभाल करता रहा। सेराटो ने यह देखा और वह भी चुपचाप उसके पास बैठ गया। जुरू के बिना शेफ के रूप में काम करने के लिए पालूपर ने अनिच्छा से इस कार्य के लिए कदम बढ़ाया। हालांकि उसका खाना बनाना बिल्कुल भयानक था। कुछ समय के आराम के बाद जीरू को अंततः होश आ गया। हीरो बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत पछतावा करने लगा और उसने नियंत्रण खोने और अपने ही साथी पर हमला करने के लिए माफी मांगी। पलूपा ने उसे कितना भी सांत्वना देने की कोशिश की, हीरो अपराध बोध से छुटकारा नहीं पा सका। उसने सेराटो से पूछा कि क्या वह जुरू को उसी तरह ठीक कर सकती है जैसे उसने उसे पहले ठीक किया था, लेकिन सेराटो ने केवल अपना सिर हिलाया और कहा कि वह नहीं कर सकती। एक बार जागने के बाद जुरू ने तुरंत अपने दर्द से उभरते हुए सभी के साथ स्थिति का विश्लेषण किया। उनका मानना था कि हीरो का ड्रैगन रूप न केवल उसके आसपास के लोगों के लिए बल्कि हीरो के अपने शरीर के लिए भी बेहद खतरनाक था। जीरू को डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हीरो पूरी तरह से एक अजगर में बदल जाएगा और कभी भी अपने मानव स्वरूप में वापस नहीं लौट पाएगा। स्थिति गंभीर थी। होश खोने से पहले वह यह कहने में कामयाब रहे कि उन्हें उत्तर के लिए मास्टर थियो की तलाश करनी चाहिए। पलूपा ने तुरंत मुमू से संपर्क किया, लेकिन उसकी टेलीपोर्टेशन सेवाएं और दवा बहुत महंगी थीं। उनके पास जो कुछ भी है वह इसे वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वे जीरू को उपचारात्मक झरने में भी वापस नहीं ले जा सके। यह बहुत दूर और बहुत खतरनाक था। रास्ते में ही उसकी मौत हो सकती थी। तभी एरेन एक बार फिर कहीं से प्रकट हुआ और उन्हें सेराफुरिया से समृद्ध जगह की याद दिलाई। कुरु अरुआ गॉर्ज यहां से आधे दिन की पैदल दूरी पर है। बिना किसी हिचकिचाहट के हीरो तुरंत जीरू के लिए दवा ढूंढने निकल पड़ा। सेराटो को उसके साथ जाने में कोई झिझक नहीं हुई। 1.5 विश्व भूमि में नंबुको के उद्यम को 3 राज्यों से लगातार नए ऑर्डर मिल रहे थे। वे सभी हथियार और रक्षात्मक कवच खरीद रहे थे, लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहे थे। जब भी कोई राज्य पर्याप्त खरीदारी नहीं कर रहा था तो नंबुको ने अपने अधीनस्थों से हथियारों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए उस देश के भीतर डेगन झोट देखे जाने के बारे में अफवाहें फैलाईं। इस दौरान चेरिशारू येलो डॉगी को गले लगाकर पोछा लगा रही थी। वह एक बार फिर असफल हो गई थी और नंबुको ने उसे डांटा था। दरअसल उसे सैनिकों की निगरानी में एक कमरे में कैद कर दिया गया था। दूसरी ओर हीरो दवा की तलाश में जंगल के अंदर भाग रहा था, जबकि सेराटो ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। सराय में वापस हर कोई जीरू के बारे में चिंतित था, जिसका बुखार अभी भी ठीक नहीं हुआ था। टोमेट ने तब बताया कि सेराटो एक बहुत ही अजीब व्यक्ति था। ऐसा लगता था कि उसने कभी कुछ नहीं खाया या उसे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह हमेशा बिल्कुल सही जगह पर दिखाई देती थी, जैसे कि कोई उसे जानकारी दे रहा हो, और वह कभी मुस्कुराती नहीं थी। उसे संदेह था कि सेराटो नंबुको के पक्ष में है, क्योंकि वह डॉक्टर बाफलापा को जानती थी। पलूपा इसे अभी के लिए अलग रखना चाहती थी। उन्हें पहले जुरू को बचाने पर ध्यान देने की जरूरत थी। अन्यत्र हीरो और सेराटो सेराफुरिया की खोज के लिए कंठ में प्रवेश कर गए थे। वहां का पारिस्थितिकी तंत्र 1 अरब गुना बड़ा हुआ लग रहा था और वे दोनों अपने ही पिछवाड़े की घास में खोए हुए छोटे बच्चे बन गए। तभी एक मेंढक जैसा राक्षस प्रकट हुआ और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। लड़ने के बजाय
हीरो और सेराटो तुरंत भागने का मौका तलाशने लगे। सबसे पहले दवा ढूंढना शुरू हुआ, लेकिन फिर बारिश होने लगी, जिससे तलाश और भी मुश्किल हो गई। तभी सेराटो ने पास की चट्टान पर एक फूल देखा जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्हें चाहिए था। हीरो तुरंत फूल तोड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। सराय में वापस टॉमेट ने शरशारू को फिर से स्पष्ट क्रोध के साथ उठाया। एरेन ने स्वीकार किया कि उसने अलशीना की कलाकृति के माध्यम से सुना था कि नंबुको हीरो को मरवाना चाहता था। उसका मानना था कि उस कमीने ने डेगन जोत और हीरो के बीच के रिश्ते को परखने के लिए यह सब किया था, और उसे पहले ही अपना जवाब मिल गया था। चट्टान पर हीरो सेराफुरिया को चुनने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो पृथ्वी में असंभव रूप से गहरी जड़ें जमाए हुए लग रहा था। चाहे वह कितना ही खींचे, वह टस से मस न हुआ। उसी क्षण जमीन के उस हिस्से के नीचे से जहां फूल उगे थे, एक कछुआ जैसा राक्षस निकला। हीरो जिस स्थान पर खड़ा था वह प्राणी का खोल था। सराय में एरेन ने मृत इच्छा भूमि तक पहुंचने और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए ग्रैंड ट्रोआ को पुनः प्राप्त करने की हीरो की योजना का उल्लेख किया। उसने खुलासा किया कि अफवाहें फैल रही थीं कि एक राष्ट्र ने डेगनजोट को प्राप्त कर लिया है और तीनों राज्यों को इसकी जानकारी थी। अब हर कोई समझ गया कि नंबुको ही वह व्यक्ति था जो तीनों देशों से हथियारों की खरीद को बढ़ावा देने और जादुई पत्थरों की कीमत बढ़ाने के लिए ये अफवाहें फैला रहा था। एरेन ने कहा कि यह भी एक चेतावनी है। युद्ध आ रहा था। उसका मानना था कि हीरो अच्छा कर रहा था, लेकिन वह अभी भी इतना मजबूत नहीं था कि मृत इच्छा भूमि तक पहुंच सके और नंबुको के खिलाफ खड़ा हो सके। उसे खुद को और अधिक जोर से धकेलने की जरूरत थी। इस बीच हीरो कछुए के खोल से बुरी तरह चिपक गया था और सेराफोरिया को नोचने की कोशिश कर रहा था, जबकि जीव उसे झटकने की कोशिश करता रहा। एक भीषण संघर्ष के बाद वह अंततः पूरे पौधे, जड़ों और सभी को बाहर निकालने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वह खोल से गिर जाए और सेराटो द्वारा पकड़ लिया जाए। वे दोनों वापस सराय में पहुंचे और जीरू के लिए दवा बनाई। सौभाग्य से इसे पीने के तुरंत बाद जेरू जाग गया और उसने तेजी से सुधार के संकेत दिखाए। टोमेट समूह के साथ नहीं था। उसने चोरों के गिरोह में अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए हारून की अलशाना उधार ली थी। कॉल के बाद टोमेट निराश होकर कमरे में लौटा और उपकरण वापस आरोन को सौंप दिया। शहर में स्थिति बहुत भयानक थी, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चों को भी जादुई पत्थर की खदानों में मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया था। उनका अपना दल अभी भी सुरक्षित था, लेकिन आम लोगों को घसीटे जाने से टोमेट में आक्रोश भर गया। यह पहली बार था जब जुरू और हीरो ने आसन्न युद्ध के बारे में सुना। टोमेट ने एरेन से पूछा कि क्या सचमुच युद्ध छिड़ जाएगा और बच्चों और आम लोगों का क्या होगा। इसने ग्रैंड ट्रोआ को पुनः प्राप्त करने के टोमेट के संकल्प को मजबूत किया। वह रोने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। साराटो, जिसका कारण किसी को समझ नहीं आया, भी रो रही थी। अगले दिन समूह ने रुकियो नाव छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उनका अगला गंतव्य पवित्र पर्वत गोरोको था, जहां मास्टर थियो रहते थे। हीरो आने वाले युद्ध को लेकर चिंतित था, लेकिन जुरू ने हमेशा हीरो के स्वास्थ्य को बाकी सब चीजों से ऊपर प्राथमिकता दी। उन्हें पहले इससे निपटने की जरूरत थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। जैसे ही जुरू और पलूपा ने उसे देखा, वे तुरंत गहरे सम्मान से झुक गए। थियो ने सेराटो को देखा और दो पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन से बहुत खुश होकर उसे गले लगा लिया। वे जितनी गहरी यात्रा करते थे, लंबे पहाड़ी रास्ते पर सांस लेना उतना ही कठिन होता जाता था। एक कठिन यात्रा के बाद वे अंततः मास्टर थियो की गुफा पर पहुंचे। थियो ने शांतिपूर्वक उल्लेख किया कि बैरो के साथ साथ बाफलापा भी उनके शिष्यों में से एक था। पालूपर ने समूह को याद दिलाया कि थियो पूरे महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली भव्य जादूगर था और बेहतर होगा कि वे उसे अत्यधिक सम्मान और सावधानी बरतें। खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद समूह ने गुफा में प्रवेश किया। जिरू ने अत्यंत सम्मानजनक भाव के साथ हीरो की पूरी कहानी बताई और हीरो और उसकी वर्तमान स्थिति दोनों के लिए मास्टर से मदद मांगी। सुनने के बाद मास्टर थियो ने कुछ नहीं कहा। उसने बस जादू की एक अत्यधिक शक्तिशाली लहर छोड़ी, जिसने पूरी गुफा को अपनी चपेट में ले लिया। यह आत्मा को नष्ट करने वाली आग थी। हालांकि यह महज एक नकल थी जो उसने दुष्ट ड्रैगन की शक्ति के आधार पर बनाई थी। आम इंसानों को इससे न तो गर्मी महसूस होगी और न ही दर्द। वास्तविक आत्मा को नष्ट करने वाली आग बाल बागोआ आपदा के दौरान प्रकट हुई थी और उसने हजारों लोगों की आत्माओं को नष्ट कर दिया था। उसी घटना ने हीरो को डेगनजोत के दिल और उसके शरीर के अंदर एक जबरदस्त हिंसक शक्ति के साथ छोड़ दिया था। हीरो ने बताया कि वह अपने माता पिता से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका अस्थिर शरीर एक गंभीर समस्या थी। फिर उन्होंने थियो से पूछा कि इतनी अपार शक्ति वाला कोई व्यक्ति
डेगनजोट को सील करने में उसके माता पिता के साथ क्यों नहीं आया? थियो ने सरलता से उत्तर दिया कि कोई तूफान को नहीं रोक सकता और कोई जादूगर किसी दुष्ट अजगर को नहीं रोक सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जीव मानवीय क्षमता से परे है और इसे कोई नहीं मार सकता। अपने स्पष्टीकरण के बाद थियो ने कहा कि वह हीरो को जादू सिखाएगा, विशेष रूप से ड्रैगन रूप को उभरने से कैसे रोका जाए। समूह गुफा से बाहर चला गया ताकि हीरो प्रशिक्षण ले सके। शुरुआत से पहले थियो ने जिरू को मांस का शिकार करने के लिए भेजा, टोमेट को पानी लाने के लिए भेजा और एरेन ने खुद को दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जाने के लिए कहा। केवल हीरो, सेराटो और पालुपा के बाहर रहने पर प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों एक सीधी रेखा के विपरीत किनारों पर खड़े थे। थियो ने हीरो से कहा कि चाहे वह कितना भी मुड़े और मुड़े, उसके साथ साथ चले। फिर उसने हीरो को कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर सेराटो का चेहरा बना हुआ था और उससे कहा कि इसे मोड़कर खोल दे। कार्रवाई को कई बार दोहराते हुए हीरो ने बिना कुछ समझे हर निर्देश का पालन किया, जबकि पालुपा ने लगातार गुरु की गहन बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अन्यत्र एरियन राष्ट्रों के बीच बहने वाली खुफिया जानकारी पर नजर रखने के लिए अल्चाना का उपयोग कर रहा था। तीनों राज्यों ने युद्ध की तैयारी के लिए सैनिकों, हथियारों और कवच को इकट्ठा करना, प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करना शुरू कर दिया था। खुफिया जानकारी के बीच एक गुप्त रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया गया था कि दुष्ट ड्रैगन डेगनजोट बालबोगोआ में दिखाई देगा। गुफा में वापस थियो ने हीरो से कागज को फेंकने के लिए कहा। हालांकि चूंकि सेराटो ने ड्राइंग देखने पर जोर दिया, हीरो ने उसे मना लिया। थियो बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। जब जुरू शिकार पर था, हीरो ने थियो के निर्देशों का पालन करना जारी रखा और एक कंकड़ उठाया। मालिक ने उससे कहा कि वह इसे जहां चाहे फेंक दे, इसलिए हीरो ने इसे थियो की ओर फेंक दिया। तुरंत पत्थर से प्रकाश की एक चमक निकली जिससे थियो स्तब्ध रह गया। हालांकि हीरो ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थियो ने हीरो को बताया कि जहां पत्थर गिरा था वहीं ठीक वही था जहां हीरो उसे रखना चाहता था और यही सब मायने रखता था। पलूपा और सेराटो ने इन गूढ़ शब्दों पर उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। केवल हीरो को कुछ समझ नहीं आया और उसने गुस्से से अपनी तलवार निकाल ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। थियो ने शांति से कहा कि यदि हीरो चाहे तो वह उसके साथ युद्ध करने के लिए सहमत हो जाएगा। अन्यत्र शेरे शारू अभी भी अपने कमरे तक ही सीमित थी। उसके सैनिक उसे सांत्वना देने आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नंबूगौ को देखने के अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं बची है। सिपाही केवल आह भर सका और चला गया। हीरो के प्रशिक्षण मैदान में वापस थियो के पास उसका सामना करने के लिए एक काल्पनिक तलवार के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी अपने हाथ के एक झटके से उसने सेराटो की जादुई छड़ी को गिराने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न कर लिया। थियो ने हीरो से कहा कि वह अपनी काल्पनिक तलवार चलाने का प्रयास करे। हालांकि हीरो को यह बिल्कुल बेतुका लगा, फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में काम कर गया। एक काल्पनिक तलवार के वार ने थियो के पीछे के पत्थर के खंभे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। थियो तुरंत मुस्कुराया और हीरो की प्रशंसा की। भले ही लड़के को पता नहीं था कि उसने अभी क्या हासिल किया है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने काम निपटाए और शाम तक उन्होंने एक साथ भोजन किया और आराम किया। रात हो गई, लेकिन हीरो अभी भी मास्टर थियो के साथ काल्पनिक तलवार का अभ्यास कर रहा था। डेड विश लैंड्स में वापस शारीशरू अभी भी निराशा में डूबा हुआ था जब एक सैनिक ने प्रवेश किया और बताया कि नंबूको उसे देखना चाहता था। घना उसका चेहरा तुरंत चमक उठा। खोखली अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। देर रात थियो ने हीरो के बारे में अपना मूल्यांकन साझा करने के लिए जिरू से मुलाकात की। वह लड़का सचमुच अपने पिता का पुत्र था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हीरो के पास तलवारबाज के रूप में कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन जादू के लिए उसकी क्षमता वास्तविक और वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत थी। अन्यथा एक मानव शरीर ड्रैगन के दिल का भार कैसे सहन कर सकता है? हीरो की शक्ति अपार थी। लड़के को इसका एहसास ही नहीं हुआ। जाने से पहले थियो ने जिरू को याद दिलाया कि हीरो बहुत खतरनाक था और हीरो और सेराटो एक जोड़ी थे। इस रहस्योद्घाटन से जिरू स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर जैसे ही चारिशारू नंबूको से मिली, वह खुशी से झूम उठी। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह सीधे डॉक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन मशीन के सामने खड़ी है। अगली सुबह हीरो ने मास्टर थियो के साथ प्रशिक्षण फिर से शुरू किया। हालांकि अभ्यास में शरीर की विचित्र विकृतियां शामिल थीं, जिसने उसे पागल कर दिया था। जैसे ही हीरो अपना आपा खोने वाला था, थियो ने अंतिम परीक्षा की घोषणा की। हीरो को उस पर काल्पनिक तलवार से वार करना पड़ा। हालांकि हीरो को विश्वास नहीं था कि उसके पास कोई जादू है। उसने अपना हाथ उठाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया।
हर कोई उन पर विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। फिर भी थियो ने नाटकीय ढंग से अभिनय किया, जैसे कि वह बहुत दर्द में था। फिर सिर हिलाया और घोषणा की कि हीरो मर गया है। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और निकल पड़े। हीरो पुराने मालिक को धन्यवाद देना नहीं भूला। एक बार जब वह अकेला था, थियो ने सोचा कि वास्तव में क्या हुआ था। हीरो ने वास्तव में एक हमला किया था और यह विनाशकारी था। यहां तक कि थियो का अपना रक्षात्मक जादू भी इसका सामना नहीं कर सका और बिखर गया। केवल अब थियो को समझ में आया कि बैरो ने अपने बेटे का दिल दुष्ट ड्रैगन से क्यों बदल दिया था। इस आदान प्रदान ने उन दोनों को नियंत्रण खोने से रोकने का काम किया था। सड़क पर हीरो और उसके साथियों ने नए गंतव्यों के लिए अपना साहसिक कार्य जारी रखा। शहरों और जंगलों से गुजरते हुए जब तक वे मूर्त रेगिस्तान पर एक बंजर विस्तार तक नहीं पहुंच गए। इस बार उन्हें मृत इच्छा भूमि तक पहुंचने के लिए केवल इसे पार करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसे पार करने में ही पूरा 1 महीना लग जाएगा। तभी रेगिस्तान के बीच में नंबुको का चील फिर से प्रकट हुआ। जिरु ने तुरंत उसे अपनी तलवार से काट दिया, लेकिन ऐसा करते समय गलती से एरेन का संतुलन बिगड़ गया। टोमेट को एहसास हुआ कि पक्षी को भी अब उनका स्थान पता है और वह बहुत निराश था। उसी समय एरेन के गिरे हुए अलशिना उपकरण से नंबुको की आवाज अचानक निकली। वह एक सूचना दलाल के रूप में एरेन के साथ संचार कर रहा था। आखिरकार एक गद्दार के रूप में एरेन की पहचान सभी के सामने उजागर हो गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद नंबुको ने एरेन से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करने की जहमत नहीं उठाई। हर कोई तुरंत इकट्ठा हो गया और उससे खुद को समझाने की मांग करने लगा। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह एक सूचना दलाल थी और पहले ही कई बार उन्हें बेच चुकी थी। हालांकि निराश होकर जुरु और अन्य लोगों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यह इसके लायक नहीं था। वे बस आगे बढ़ते रहे और मोड़े रेगिस्तान में अपनी यात्रा जारी रखी। उधर डॉक्टर बाफलापा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद शारीशुरु ने मशीन पर चढ़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दूसरी तरफ पीला डॉगी पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके वफादार सैनिक ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक था। लेकिन नंबुको के लिए यह पागल औरत कुछ भी कर सकती है। वह बिना कुछ सोचे समझे मशीन पर चढ़ गई। डॉक्टर बाफलापा ने तुरंत सक्रियण स्विच दबाया और मशीन वैसे ही चमकने लगी जैसे पिछले परीक्षण के दौरान थी। और इस प्रकार एक और विचित्र संलयन हुआ। रेगिस्तान में सभी ने चिलचिलाती गर्मी को सहन किया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। अन्यत्र 3 राज्यों में से एक को यह खुफिया जानकारी मिलने पर कि अन्य 2 एक गठबंधन बना रहे हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए दुष्ट ड्रैगन डेगनजोट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, क्रोध से भड़क उठा। उन्होंने लोगों को बचाने के बैनर तले तुरंत एक सेना को बालबोगोआ के बफर जोन में भेज दिया और एक नया युद्ध शुरू करने की तैयारी की। जब रात हुई तो दिन की गर्मी के बावजूद रेगिस्तान का तापमान दर्जनों डिग्री तक गिर गया और समूह के पास रुकने और शिविर स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतना कुछ सहने के बावजूद अनुमान लगाया गया था कि मृत इच्छा भूमि से अभी भी 3 दिन और दूर जाने में समय लगेगा। फिर भी अगले ही दिन उन्होंने अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। तीनों में से एक अन्य राज्य को भी इसी तरह की खुफिया जानकारी मिली और उसने भी तेजी से बचाव और हमले के लिए अपनी सेनाएं जुटाईं और बफर जोन की ओर बढ़ गया। रेगिस्तान में अपनी यात्रा के दौरान पलूपा गलती से एक रेत के गड्ढे में गिर गया, जहां एक जांघोलो राक्षस नीचे छिपा हुआ था जो उसे निगलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जुरु ने पालूपा को पकड़ने के लिए तुरंत अपना लबादा निकाला, लेकिन यह पर्याप्त लंबा नहीं था। टोमेट और सेराटो उसे बचाने के लिए नीचे कूदने वाले थे, लेकिन हीरो ने उन्हें रोक दिया क्योंकि इससे और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। तभी हारून एक बार फिर रस्सी और लकड़ी का एक टुकड़ा नीचे फेंकता हुआ प्रकट हुआ। गद्दार से घृणा करने के बावजूद पलूपा ने जीवित रहने की खातिर जीवन रेखा पकड़ ली और अंततः रेत के गड्ढे से मुक्त हो गई। हीरो ने पलूपा को बचाने के लिए हारून को धन्यवाद दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह उसे अब और नहीं देखना चाहता। हारून ने शांति से उन्हें याद दिलाया कि यदि वे इसी तरह जारी रहे तो मृत भूमि तक पहुंचने का रास्ता और लंबा हो जाएगा। वे गोल गोल घूम रहे होंगे। अन्यत्र तीसरे राज्य को भी खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। वे युद्ध शुरू करने के लिए राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे और 3 दिन और 3 रातों के बाद राजा अंततः कवच पहनकर और अपनी तलवार लेकर युद्ध के लिए तैयार होकर अपने कक्ष से बाहर आया। वे भी बाल बागोआ पर मार्च करने के लिए तैयार हो गए। मूर्त रेगिस्तान में समूह एक बड़े रेतीले तूफान की चपेट में आ गया। हर कोई अलग हो गया और अलग अलग स्थानों पर बिखर गया। पलूपा का अंत एरेन के साथ हुआ
जीरू का टोमेट के साथ, और सेराटो हमेशा की तरह हीरो के पक्ष में रहा। प्रत्येक जोड़ी इस उम्मीद में आगे बढ़ी कि शायद वे रास्ते में फिर से मिल जाएं। अपनी सैर के दौरान पालूपा की उसके प्रति खुली शत्रुता को देखकर एरेन ने बस इतना बताया कि उसने ग्रैंड रोआ को चुराने के लिए मूल रूप से नंबुको से संपर्क किया था। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे शुरू से ही समझ लिया था, इसीलिए उसे इससे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब रात हुई, हीरो कांप उठा और ठंड से बचने के लिए उसने खुद को गले लगा लिया, जबकि सेराटो चिंता के साथ उसे देख रहा था। एक नया दिन आ गया। पलूपा और हारून फिर से निकलने के लिए तैयार हुए। दूसरी ओर हीरो निर्जलीकरण के कारण गिर गया था। सेराटो बहुत चिंतित थी और उसने तुरंत अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए सभी दिशाओं में परिवेश को भांपते हुए एक जल स्रोत का पता लगाया और अपने बगल वाले व्यक्ति को बचाया। दूसरी जोड़ी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। ड्रू ने बेहोश निर्जलित टोमेट को अपने कंधों पर ले जाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सौभाग्य से वे जल्द ही हारून के समूह के साथ फिर से जुड़ गए। साथ में वे अपनी पार्टी के बाकी लोगों को ढूंढने की उम्मीद में एक नखलिस्तान की ओर चले गए। कहीं और सेराटो को अंततः हीरो के लिए थोड़ी मात्रा में पानी मिला, जिसने उसे मतिभ्रम के कगार से वापस ला दिया। ऊपर आकाश में चील ने एक बार फिर उनका ठिकाना देख लिया। पीला कुत्ता राक्षस अभी भी पूरी गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। जीरू का समूह अधिक भाग्यशाली था। वे मरुद्यान पर पहुंचे और उसके ठंडे पानी में डुबकी लगाई और टोमेट को भी होश आ गया। रेगिस्तान के बीच में साराटो हीरो को आगे खींच रही थी। तभी उसे आगे कुछ दिखाई दिया। शारिशारू सीधे उन पर हमला कर रहा था। वह अपने और पीले कुत्ते के मिश्रण में बदल गई थी। शारिशरू ने आसानी से साराटो को एक तरफ कर दिया, हीरो को पकड़ लिया और उसे मृत इच्छा भूमि पर टेलीपोर्ट कर दिया। बालबोगवा में तीनों राज्यों की सेनाएं आगामी युद्ध की तैयारी के लिए अपनी युद्ध रेखाओं पर इकट्ठी हो गई थीं। डेड विश लैंड्स के अंदर हीरो जाग गया और उसने खुद को नंबुको के आमने सामने एक महल में पाया। एक बार फिर हीरो ने अपनी तलवार पकड़ ली और झपट पड़ा, और एक बार फिर नंबुको ने उसके ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया। नंबुको ने तब एक चौंका देने वाला सच उजागर किया। वह भी 10 साल पहले बालबागवा में थे। यह वह व्यक्ति था जिसने तीर चलाया था, जिससे सीलिंग अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न हुई थी, जिसने परोक्ष रूप से हीरो के माता पिता की हत्या कर दी थी। यह सुनकर हीरो का नाम्बुको को मारने का संकल्प और भी तीव्र हो गया। नंबुको ने शांतिपूर्वक टिप्पणी की कि हालांकि उसने लगभग हर चीज का अनुमान लगाया था, लेकिन बारो का अपने बेटे का दिल दुष्ट ड्रैगन से बदलने का निर्णय वास्तव में एक अप्रत्याशित कदम था। यदि उस दिन ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल नहीं होता तो वह उनके साथ ही नष्ट हो गया होता, लेकिन यह वही क्रिस्टल था जिसने डेगनजैट और उसकी दुष्ट शक्ति के प्रति उसके जुनून को और गहरा कर दिया। नंबुको ने हीरो की तलवार को गिरा दिया, लेकिन घोषणा की कि वह उसे नहीं मारेगा। आखिरकार समय आने पर हीरो को दुष्ट अजगर को बुलाने की जरूरत होगी। नंबुको का इरादा रेगिस्तान में डैगोनजैट को नियंत्रित करने के लिए हीरो को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का था। आराम करने के बाद समूह ने हीरो की खोज फिर से शुरू की। इस बार एरेन ने अल्शिना का उपयोग किया और तुरंत सेराटो के सिग्नल को पकड़ लिया। उन्होंने सेराटो को वहां खड़े रेत पर दोहन करते हुए पाया। जीरू ने इसे ड्रैगन को बुलाने की एक विधि के रूप में पहचाना। कई लयबद्ध थपकियों के बाद अंततः एक ड्रैगन आकाश में प्रकट हुआ और नीचे उतरा। जुरो उसकी रक्षा करना चाहते हुए घबराकर नीचे कूद पड़ा, लेकिन एक ही पल में सेराटो ड्रैगन के मुंह में चढ़ गया, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। जुरो को हमला करने के बारे में देखकर सेराटो ने ड्रैगन को अपना मुंह खोलने के लिए कहा, फिर समूह को समझाया कि वह बस चाहती थी कि ड्रैगन उन्हें ले जाए, और इसीलिए हर कोई ड्रैगन पर चढ़ गया और सीधे नंबुको के महल की ओर उड़ गया। डेड विश लैंड्स में डॉक्टर बाफलापा अभी भी अपना शोध कर रहे थे। ग्रैंड ट्रोआ के साथ संयुक्त इस हथियार के साथ वे पूरे महाद्वीप को जीत सकते थे। आखिरकार ग्रैंड ट्रोआ के पास अपार जादुई शक्ति थी जो पूरे महल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। नंबुको ने रिपोर्ट सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। उसी क्षण डॉक्टर की मशीनरी पर एक अजीब सूचना दिखाई दी। बाहर ड्रैगन की बदौलत हर कोई नंबुको के महल तक पहुंच गया था। किले पर एक समय जारोकियास नाम के एक राक्षस राजा का शासन था, जो इतिहास का एक व्यक्ति था जिसे नायक डल्हाबाट ने हराया था। नंबुको ने अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए खंडहरों का पुनर्निर्माण किया था। तभी अजगर को कोई चीज लगी और वह मर गया। इसका शरीर किले की दीवारों पर गिर गया और सैनिकों ने तुरंत घुसपैठियों की तलाश के लिए एक घेरा स्थापित कर दिया। सौभाग्य से जब अजगर मारा गया तो सभी लोग पहले ही कूदकर भाग निकले। ऊंचाइयों पर खड़े होकर
उन्होंने अंततः अपनी आंखों से नंबुको द्वारा रची गई भयावहता को देखा। महल के अंदर जाना असंभव रूप से खतरनाक लग रहा था। मोमो की बदौलत एरेन ने पहले ही इसे प्रबंधित कर लिया था और उनके पास फिलहाल घुसपैठ करने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय डॉक्टर बाफलापा अचानक जादू के माध्यम से सेराटो को खोजते हुए प्रकट हुए। उसने खुद को और सेराटो को अंदर लाने के लिए तुरंत एक जादुई प्रवेश द्वार खोला और इसके बंद होने से पहले पूरा समूह भी अंदर घुस गया। उन्हें बाफलापा की प्रयोगशाला में ले जाया गया। डॉक्टर को सेराटो से बात करते हुए देखकर समूह ने अंततः उसकी असली पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बिना देर किए समझाया, सेराटो एक कठपुतली थी जिसे उसने नंबुको के आदेश पर जादू का उपयोग करके बनाया था। हालांकि वे स्तब्ध थे, उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और पूछा कि नंबुको उसे पहले स्थान पर क्यों बनाना चाहता था। बफेलोपर ने उन्हें 10 साल पहले बाल बागुआ त्रासदी की याद दिलाई। उस दिन नंबुको की उपस्थिति का खुलासा किया और बताया कि वह आदमी कैसे बच गया था। जीवित लौटने के बाद नंबुको ने डॉक्टर को क्रिस्टल का उपयोग करके एक परम योद्धा बनाने का आदेश दिया था, जो आत्मा को नष्ट करने वाली आग के बीच खड़ा हो सकता है और फिर भी लड़ सकता है। बाफलापा ने उसे अपनी सुंदरता के अनुसार तैयार किया था, जिससे नंबुको बहुत नाराज हुआ, जिसने कठपुतली को नष्ट करने की मांग की। बफलापा ने मना कर दिया था। उसने सेराटो को आजाद कर दिया था और इसी तरह उसकी और हीरो की मुलाकात हुई थी। यह जानने पर कि हीरो एक अजगर का दिल लेकर आया है, बाफलापा क्रोधित हो गया। सेराटो हीरो को बचाने का कोई रास्ता खोजना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। प्रलय आने ही वाली थी। ड्रैगन के अवतरण का क्षण निकट आ रहा था। नंबुको उस समय का फायदा उठाकर डेगनजेट को बुलाएगा और इस प्रक्रिया में वह सेराटो का भी शोषण कर सकता है। बाफलापा नहीं चाहता था कि सेराटो को कोई नुकसान हो और वह उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने पर जोर दे रहा था। इस पर सेराटो डॉक्टर से दूर चला गया और जाने के लिए मुड़ा। उसे हीरो को ढूंढना था। अपनी रचना के लिए चिंतित बाफलापा ने तुरंत सेराटो की रक्षा के लिए जुरु के समूह से विनती की। समूह ने तुरंत प्रयोगशाला छोड़ दी और हीरो के किसी भी निशान की खोज की। महल में खोजबीन करने के बाद उन्हें जादुई रूपांतरण मशीन वाले कमरे में जाने का रास्ता मिल गया। नंबुको हमेशा से उनका इंतजार कर रहा था। वह हीरो के साथ दिखाई दिया, जिसे शारिशारू ने तलवार की नोक पर पकड़ रखा था। हीरो ने उन्हें भागने की चेतावनी देने के लिए संघर्ष किया। यह एक जाल था। साराटो ने हीरो के बदले में खुद को पेश किया, लेकिन नंबुको को अपनी योजना के लिए उन दोनों की जरूरत थी। उसकी मांगों का सामना करते हुए और हीरो के जीवन के डर से साराटो उसके असली इरादों पर सवाल उठाने के लिए आगे आया। तुरंत शारिशरू ने अपने जादू का उपयोग करके नंबुको, हीरो और साराटो को बाल बागुआ में टेलीपोर्ट किया। जिरु ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शारिशारू ने उसे रोक दिया और समय पर उन तक नहीं पहुंच सका। बाल बागुआ में तीनों पहुंचे। ड्रैगन के अवतरण का क्षण आ गया था। 3 राज्यों के सैनिकों ने ग्रहण देखा और भय से कांपने लगे। उन्हें विश्वास हुआ कि कोई बुरी शक्ति सूर्य को निगल रही है। जैसे ही वह क्षण आया, नंबुको की मशीन सक्रिय हो गई। उसका इरादा जेरोकियास की बची हुई जादुई शक्ति का उपयोग करके तीनों देशों के सैनिकों को डेगन ऑर्ड के साथ मिलाने का था, जिससे दुष्ट ड्रैगन से भी अधिक भयानक राक्षस का निर्माण हो सके। इस योजना को जिसने भी सुना, वह केवल यही निष्कर्ष निकाल सका कि इन लोगों का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। लेकिन फिर जेरोकियास के खंडहर कांपने लगे। शारिशारू गोले को सील करने और अपनी सारी जादुई शक्ति बाल बागुआ में भेजने की तैयारी कर रहा था। जिरु ने सोचा कि वह सचमुच पागल हो गई है, इस तरह खुद को नष्ट करने को तैयार है। शारिशारू ने बस इस बात पर खुशी जताई कि नंबुको उसे कभी मरने नहीं देगा। जैसे ही प्रवेश द्वार सील हुआ, नंबुको ने उनसे संपर्क किया और घोषणा की कि जब क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो अंदर की प्रत्येक आत्मा शुद्ध जादुई ऊर्जा में प्रवाहित हो जाएगी। तभी महल में सभी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। दहशत इस तरह फैल गई जैसे किसी चींटी को आग लगा दी गई हो। शारिशारू ने नंबुको को उसके बारे में एक भी चिंता किए बिना अलग होते देखा और अंततः समझ गया कि उसे भी त्याग दिया गया था। वह निराशा में चिल्लाई। डॉक्टर बाफलापा प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि गोले ने सारा जादू अंदर बंद कर दिया है। कोई बच नहीं सका, जबकि हर कोई निराश था। उन्होंने कहा कि उनका असली रूप बाल बागुआ में पहले से ही मौजूद था। बाल बागुआ में नंबुको ने सेराटो पर अपनी तलवार तान दी। उसका इरादा उसके भीतर के क्रिस्टल को जगाने का था। उसी समय डॉक्टर बाफलापा प्रकट हुए और उन्होंने नंबुको से उनकी सबसे बड़ी कृति पर हाथ न डालने की मांग की। नंबुको ने आसानी से डॉक्टर को एक तरफ कर दिया, फिर किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके साराटो को अपनी मर्जी से उसकी ओर चलने के लिए मजबूर किया। इसके बाद
उसने अपना ब्लेड सीधे उसके सीने में घुसा दिया। हीरो ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सका। पीड़ा सहने के बाद साराटो एक सच्ची कठपुतली बन गई। फिर भी उसने अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया। नंबुको ने उसके सारे प्रतिरोध को खत्म करने के लिए वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया था। फिर उसे हीरो पर हमला करने का आदेश दिया। एक निष्प्राण कठपुतली की तरह सेराटो ने तुरंत उसकी बात मान ली। जारोकिया क्षेत्र में संरचना ढाना शुरू हो गई थी और इसकी जादुई ऊर्जा को बाल बागोआ में मशीन तक पहुंचाया जा रहा था। जबकि जुरु का समूह भागने की तलाश में था, शरशरु त्याग दिए जाने के कारण निराशा में डूबा रहा। पलूपा ने मुमू को बुलाने के लिए अपना कार्ड निकाला, लेकिन इस स्थान पर जादू बहुत कमजोर था। एक बार जब गोला पूरी तरह से बंद हो गया तो बुलाना असंभव होगा। अपनी निराशाजनक स्थिति में हर किसी ने मुमू के साथ एक खजाने के लिए व्यापार करने के लिए अपना आखिरी सिक्का और संपत्ति जमा कर ली, जो उन्हें बचा सकता था। इसके बाद जीरू ने शारी शुरू से गिरोचिया के क्षेत्र में सेंध लगाने के बाद उन्हें बाल बागोआ में टेलीपोर्ट करने के लिए कहा। पूरी तरह से निराशा के क्षण के बाद शारू शारू बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई, यहां तक कि उसने नंबुको को अपने हाथों से मारने की कसम भी खाई। पूरा भुगतान प्राप्त करने के बाद मोमो डेड विश लैंड्स में दिखाई दी और अपने हथियार का उपयोग करके गोले में छेद कर दिया, जिससे जादुई ऊर्जा वापस महल में प्रवाहित हो गई। बालबागुआ में माम्बुको ने चुपचाप देखा जब सेराटो और हीरो एक दूसरे से लड़ रहे थे। वह चाहता था कि हीरो उसके ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो जाए ताकि वे विलीन हो सकें। अपने लगातार हमलों को सहने के बाद हीरो अंततः बदल गई। नंबुको की योजना बिल्कुल सही ढंग से आगे बढ़ रही थी। वह हीरो के ड्रैगन रूप के पूर्ण समापन तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल तभी दुष्ट अजगर अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में प्रकट होगा। जैसे ही हीरो तसारादो पर हमला करने वाला था, शारी शारू का प्रवेश द्वार खुल गया, जिससे जिरो और अन्य को बाल बागोआ भेज दिया गया। नंबुको ने लगातार जार्दो को हीरो पर हमला करने और उसे खत्म करने का आदेश दिया। दोनों बिना दया के एक दूसरे से लड़े। जैसे ही वह घातक प्रहार करने वाली थी, हीरो को एक बार फिर अपने दिल की धड़कन भयंकर तीव्रता से गरजती हुई महसूस हुई। उसने सेराटो को अपने से दूर कर दिया। फिर उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए दुष्ट ड्रैगन डैगन जॉर्ड एक बार फिर प्रकट हुआ। उन सभी में से केवल नंबुको ही यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुरंत 3 जादुई अवशोषण और रूपांतरण मशीनों को सक्रिय कर दिया। एक पल में हर दिशा से शक्ति की धाराएं सीधे डैगन झोट में प्रवाहित हुईं। यह ऊर्जा तीनों राज्यों के सैनिकों से आई थी। नंबुको संलयन के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, एक दुष्ट ड्रैगन का निर्माण जो डैगन झोट की तुलना में 1 अरब गुना अधिक गहरा और अधिक भयानक था, और उसके बाद वह स्वयं इसमें विलीन हो जाएगा। उसने ग्रैंड ट्रोआ को बाहर निकाला और उसे जादुई स्तंभ के अंदर रख दिया। तुरंत ऊर्जा की एक अत्यधिक विशाल किरण आकाश में प्रकट हुई, जो पृथ्वी पर गिर रही थी और हवा के माध्यम से बाहर की ओर फैल रही थी। यह देखते हुए कि वह क्षण आ गया है, नाम्बुगो ने संलयन शुरू करने के लिए युद्ध के मैदान में जाने में संकोच नहीं किया। मशीन से बिजली का उछाल इतना तेज था कि वह सभी को उड़ा सकता था। जब आखिरकार अंधेरे का पर्दा उठा तो नंबुको पूरी तरह से बदल चुका था। उसने डेगनजात के साथ सफलतापूर्वक विलय कर लिया और पूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली। हर कोई स्तब्ध अविश्वास से घूर रहा था, विशेषकर बाफलापा। हीरो ने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन नंबुको ने उसे आसानी से रोक दिया। हालांकि हीरो के पास दुष्ट अजगर का दिल था, फिर भी वह केवल इंसान था। हीरो को हवा में उछाला गया और फिर उसके साथ पंचिंग बैग की तरह बर्बरता की गई। अपने प्रलाप में हीरो ने अपने पिता बारो और अपनी मां किस्मतित के दर्शन देखे। जैसे कि उनकी आत्माओं से शक्ति प्राप्त करते हुए हीरो वास्तविकता में वापस आ गया, नंबुको की पकड़ से मुक्त हो गया और वापस जमीन पर छलांग लगा दी। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गई थीं। नंबुको ने अपना हमला जारी रखा, हीरो को एक विनाशकारी मुक्का मारकर उड़ा दिया। दूसरी ओर एरेन ने डॉक्टर बफलापा से पूछताछ की कि इस अपवित्र संलयन को कैसे रोका जाए। डॉक्टर ने समझाया कि उन्हें तीनों जादुई स्तंभों को तोड़ने और फिर ग्रैंड ट्रोआ को हटाने की जरूरत है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद जादुई ऊर्जा अपने प्रवाह को उलट देगी और मृत इच्छा भूमि में अंधेरा जादू नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और आत्मविनाश होगा। दूरी में सुराडो को धीरे धीरे होश आया और उसने हीरो को नंबुको द्वारा पूरी ताकत से पीटते हुए देखा। हीरो को नीचे गिराने के बाद नंबुको आकाश में उठ गया। उसका इरादा आत्मा को नष्ट करने वाली आग को उजागर करने और इस स्थान पर हर जीवित चीज को नष्ट करने का था। डॉक्टर बाफलापा ने पहले जादुई खंभे को बंद करने के लिए अपनी ताकत और गति का हर औंस इस्तेमाल किया। सफलता का संकेत मिलने पर
टोमेट और एरॉन ने एक साथ अन्य दो को निष्क्रिय कर दिया। इससे ऊपर की जादुई ऊर्जा का प्रवाह तुरंत उलट गया। नंबूको सदमे और गुस्से से चिल्लाया। स्तंभों के अलग हो जाने के बाद पालूपा और टोमेट ने ग्रैंड ट्रोआ को भी पुनः प्राप्त कर लिया। जब ऐसा लगा कि नंबूको आत्मविनाश कर देगा, तभी उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी। वह नष्ट नहीं हुआ था। आत्मा को नष्ट करने वाली अग्नि एक बार फिर आकाश में फैल गई। इसकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि तीनों राज्यों के सैनिक तिनके की तरह नष्ट हो गए। बाल बागोआ में पागल नंबुको ने विनाश की उत्कृष्ट सुंदरता का स्वाद चखा, लेकिन फिर उसने देखा कि झाडो ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हीरो और अन्य लोगों को बचाने के लिए किया था। जैसे ही उसने हीरो को तलवार सौंपी, नंबुको ने उसकी छाती से क्रिस्टल को चीरकर उसे मारने में संकोच नहीं किया। हीरो सदमे और गुस्से से स्तब्ध था। एक बार फिर उसने अपनी तलवार उठाई और नंबुको की एक भुजा काट दी, फिर ब्लेड को उसकी छाती में गहराई तक घुसा दिया। सामान्यतः कोई भी दुष्ट अजगर के शरीर को छेद नहीं सकता था, इसीलिए नंबुको पूरी तरह से सतर्क हो गया। नंबुको को मारने के बाद हीरो त्सुरादो की ओर दौड़ा, लेकिन वह नहीं जगी। फिर भी खतरा और निराशा यहीं खत्म नहीं हुई। जुड़े हुए शरीर के मृत होने के साथ ड्रैगन सैट का मूल स्वरूप एक बार फिर उभर आया, जिसने अपनी पूर्व शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे ही हर कोई निराशा में डूब गया, हीरो को एक विचार आया। यदि अजगर का दिल उसके शरीर के अंदर होता, तो क्या वह खुद को मारने पर मर नहीं जाता? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार अपने ही सीने पर तान ली। यही एकमात्र तरीका था जिससे अन्य लोग जी सकते थे। लेकिन उसी क्षण मास्टर थियो की गूढ़ शिक्षाएं उसके दिमाग में गूंज उठीं। आखिरकार कुछ क्लिक हुआ। हीरो मुड़ा और टॉमेट को ग्रैंड ट्रोआ लाने के लिए बुलाया। इसे प्राप्त करने के बाद हीरो ने अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने एक काल्पनिक तलवार निकाली और दुष्ट अजगर पर हमला कर दिया। तुरंत ड्रैगन के शरीर पर एक दरार दिखाई दी और उसके भीतर से एक धड़कता हुआ दिल निकला। यह हीरो का दिल था। अब उसे अपने दिल को ड्रैगन के साथ बदलना था और प्रत्येक को उसकी सही जगह पर लौटाना था। लेकिन हीरो ने साराटो के बेजान शरीर की ओर देखा। वह अचानक उसकी ओर बढ़ा और उसके बजाय अपना दिल उसके अंदर रख दिया। कुछ क्षण बाद सेराटो ने अपनी आंखें खोलीं और दूरी में दुष्ट अजगर अपना दिल खोकर अंततः शून्य में विलीन हो गया। आखिरकार उन्होंने ड्रैगन जेट को नष्ट कर दिया था। जुरू और अन्य लोग हीरो के फैसले से आश्चर्यचकित थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पलूपा ग्रैंड ट्रोआ को छीनने के लिए खुशी से दौड़ा। टोमेट और एरेन भी इस पर दावा करने के लिए आगे आए, लेकिन आगामी संघर्ष में पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसे टूटा हुआ देखकर गिरोक्स को तुरंत एहसास हुआ कि यह कभी भी वास्तविक ग्रैंड ट्रोआ नहीं था, क्योंकि वास्तविक वस्तु को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह संभवतः उस क्षण गायब हो गया था जब दुष्ट अजगर मारा गया था। जागने पर सेराटो ने सबसे पहले डॉक्टर बाफलापा को खोजा। पलूपा ने उसे अपना स्टाफ सौंप दिया। डॉक्टर ने उसकी रक्षा के लिए खुद का बलिदान दे दिया था। सेराटो ने कर्मचारियों को ले लिया और क्योंकि अब उसके पास असली दिल था, वह अब अपने आंसू नहीं रोक सकती थी। वह दुख से रोने लगी। जीरो ने तब देखा कि तीनों राज्यों की सेनाएं किसी समय बिना किसी को पता चले पीछे हट गई थीं। यह पता चला कि एरेन ने तीनों देशों के शासकों से संपर्क करने के लिए अलशन्ना का इस्तेमाल किया था और उन्हें पूरी सच्चाई बताई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी सेना वापस खींचनी पड़ी। हालांकि तत्काल कोई खतरा नहीं था। तीनों राज्यों के बीच युद्ध भविष्य के लिए हमेशा मौजूद रहने की संभावना बनी रही। जब वे इन उदास विचारों में खोए हुए थे, मुमु कहीं से प्रकट हुए और उन्हें जीवित देखकर बहुत खुश हुए और तुरंत भुगतान की मांग की। अन्यत्र शारिशारु के वफादार सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था और उसे अभी भी जीवित पाकर रोमांचित थे। उनकी उपस्थिति से सांत्वना पाकर शारिशारु ने अपना दुख दूर किया और अपने सैनिकों के साथ अपना जीवन जारी रखने के लिए निकल पड़ी। जब सूरज फिर से उगाया तो सभी लोग डॉक्टर बाफलापा के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए एकत्र हुए। इसके बाद पलूपा ने सवाल उठाया, यदि हीरो का दिल अब सेराटो के पास था, तो क्या इसका मतलब यह है कि ड्रैगन का दिल अभी भी उसके अंदर था? हीरो को कोई चिंता नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि उसके दिल को अब सेराटो का दिल कहां जाना चाहिए। सब कुछ तय हो जाने के बाद हीरो ने डलहोलबाट बैज निकाला और टोमेट को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। हर कोई चर्चा करने लगा कि उनकी यात्रा में आगे क्या होगा। हीरो ने हठपूर्वक अपना तलवार प्रशिक्षण जारी रखने पर जोर दिया, जिससे हर कोई अवाक रह गया। वह स्पष्टतः एक जादूगर बनने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना तर्क दिया। उनका साहसिक कार्य जारी रहेगा
अनगिनत नई यात्राओं की प्रतीक्षा में अंतहीन रूप से आगे बढ़ता रहेगा।